जी तैयार हैं साहब। जी। क्वेश्चन आपने सुन लिया, कंप्लेंट्स आपने देख ली कि कैमरामैन अब स्पेशली ये जो अभी सेगमेंट आ रही है ये स्पेशली फॉर कैमरामैन, लेकिन प्रोड्यूसर भी अगर सुन लें और इल्म है ना, तो एजुकेशन है, तो इल्म तो पता तो होना चाहिए ना, करो या ना करो। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन है कैमरामैन और प्रोड्यूसर्स का, और जब इंजीनियर इसमें दाखिल होता है तो फिर ये ट्रायंगल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बड़ी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि पीटीवी में सारी टीम मिल के काम करती है, प्राइवेट में नहीं होता। ठीक है ना ऐसा, तो वो एक दो बंदे को करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इंजीनियर आपको सब कुछ करके देता है, कलर बैलेंस, वाइट बैलेंस करके देना, साउंड को बैलेंस करके देना, और क्वालिटी देना, ये सारा। ठीक है ना। तो कैमरामैन के लिए ये है कि कैमरामैन को पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है, खुद भी करे, बल्कि करना ही खुद चाहिए। ठीक है ना। इंजीनियर तो होते हैं उनके लिए क्या होता है कि तकनीकार, टेक्निकली वो उनको एक्सपर्टीज होती हैं। तो ये जो दोनों हैं, प्रोड्यूसर और कैमरामैन, इनको क्रिएटिविटी में इसने इन दोनों ने क्रिएट क्रिएट करना है, कैमरे से और इंजीनियर से फायदा उठाना है। तो वो आपके साथी हैं। तो बाबा हेल साहब बैठे हैं, तो जहाँ पे जरूरत पड़ी इंशाल्लाह ताला वो भी ब्रीफ करेंगे। अच्छा, मैं आपके जो जो कंप्लेंट बच्चों की आई है, इससे पहले ये क्यों आई है कि कैमरामैन को एक्सपोजर का पता होना चाहिए कि एक्सपोजर किसे कहते हैं। एक्सपोजर क्या है, ये मेरे पास लिखा हुआ भी है, बताएं जरा। एक्सपोजर exposure is the combination of three elements, which is aperture, shutter speed, and ISO. Aperture, shutter speed, and ISO. इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं एक्सपोजर। अगर एक्सपोजर आपके कैमरे का परफेक्ट है तो बिल्कुल शीशा क्वालिटी आएगी स्क्रीन पे। कोई चीज सेचुरेट नहीं करेगी, कोई अंडर नहीं होगी, को ना ओवर होगी, ना कोई सेचुरेशन होगी। ठीक है फता साहब। एक्सपोजर का जानना बहुत जरूरी है। तो इसका इलाज कर लेते हैं, एक्सपोजर कैसे होना चाहिए। तो एक्सपोजर में तीन चीजें मैंने बताई हैं। क्या ये एक ट्राई है, एक ट्राई है। ट्राई लाना जरा एक्सपोजर की, आगे जाए। चले अपर्चर, ये देखें एक्सपोजर ट्राइंगल, इसमें क्या क्या चीजें हैं? अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। इनको इकट्ठे, इनका सेटअप, इनका कॉम्बिनेशन जब परफेक्ट हो जाएगा, फिर आपकी पिक्चर क्वालिटी A1 हो जाएगी। कोई अंडर चीज, कोई ओवर, कोई सेचुरेशन नथिंग। अपर्चर भी परफेक्ट होगा, शटर स्पीड भी परफेक्ट होगी, और आईएसओ भी। अब मैं आपको अलग अलग इनका बताऊंगा कि व्हाट इज अपर्चर। अपर्चर जैसा कि अपने नाम से ही पता चलता है कि ये एक होल को कहते हैं, सुराख को अपर्चर। अपर्चर लाना जरा, तस्वीर लाना। अपर्चर इन कैमरा, कैमरे में क्या है, डिटरमाइन, ये क्या करता है, हाउ मच लाइट एंटर इनटू द कैमरा, कि कैमरे को कितनी लाइट रिक्वायर्ड है, कितनी जरूरत है इस टाइम। अगर सूरज की लाइट कम है तो हमने अपर्चर कितना रखना है, अगर सूरज तेज है तो हमने अपर्चर की सेटिंग किस पॉइंट पे रखनी है, उसको कहते हैं एफ स्टॉप। अपर्चर एफ स्टॉप, स्टॉप लाना जरा। समझ आ गई? अपर्चर एक सुराख है कैमरे का, जो वो शटर जो खुलता है, तो शटर जब एक पर्दा है वो ओपन और क्लोज होता है, तो ये शटर है, ये खुला और ये बंद हो गया, उसके दरमियान में कुछ सुराख, उसका होल होता है, वो अपर्चर है।
उसमें लाइट गुजरती है, दैट इज अपर्चर। तो वो लाइट कितनी चाहिए, कितनी लाइट्स चाहिए, दैट इज पर्चर। और वही शटर जब खुला है और बंद हुआ है, कितनी देर के लिए लाइट चाहिए, दैट इज शटर स्पीड। दोनों में है कि वो जब कैमरे का हमने शटर रिलीज की, पुश किया है, तो भी देखे ये कि ये इसका मैक्सिमम ओपनिंग है 1.4 एफ, इसको कहते हैं एफ स्टॉप। इसकी मैक्सिमम ओपनिंग है, इतना वो लेंथ उसका पर्चर खुल सकता है, इतनी ज्यादा लाइट अंदर आ सकती है इसमें। ये 1.2 है, इसमें उससे कम। ये देखिए 1.28, ये 4, ये नंबर बढ़ते जाएंगे। एफ, दीज आर कॉल्ड एफ स्टॉप। ये नंबर बढ़ते जाएंगे 5.6, 8, 11, 16, तो अपर्चर कम होता जाएगा, उसकी अमाउंट ऑफ लाइट की मिकदार कम एंटर होगी। एफ स्टॉप बढ़ते जाएंगे तो लाइट ज्यादा। ये देखिए ये वाइट जो है ना, ये खुल गया है अपर्चर, ये होल है, ये खुला है, तो खुली चीज में से ज्यादा जाएगी, और ये छोटा सा है, इसमें लाइट कम होगी। तो ये लाइट एंटर होके किधर जाती है, सेंसर पे। बाबा हेल साहब बैठे हैं, वो अंदरूनी मामला उनके हम तो पता नहीं, चलो थोड़ी सी स्टडी है, लेकिन चूंकि काम करना है ये एक्सपोजर पे, तो इसका जानना कैमरामैन के लिए इंतहाई जरूरी है। इसको इजी नहीं लेना कैमरामैन ने। एफ स्टॉप जितना कम होगा अपर्चर उतना ज्यादा होगा, लाइट ज्यादा एंटर होगी, और जितना एफ स्टॉप ज्यादा होगा अपर्चर। इसका मतलब है ये एफ 16 पॉइंट लाइट बहुत ज्यादा थी, सूरज तेज लाइट थी, तो अपर्चर कम कर दिया, किस पे गए 16। या दरमियानी लाइट है, लाइट एंड शेड है ये वो, तो हम उस पे आ गए। ज्यादा काम आउटडोर में बच्चों को पता है कि इस पे ही होता है, ठीक है। 5.6 ये अपर्चर है मीडियम, इसमें इतनी लाइट हो जाती है कि सैचुरेशन और अंडर होने से बच जाता है, इससे खेलना पड़ता है। और इनसे ये आपको इतना पता होना चाहिए कि अपर्चर किस लिए होता है, कि कितनी लाइट रिक्वायर्ड है, कितनी हमने कैमरे में लाइट देनी है, तो पिक्चर क्वालिटी ठीक होगी। ठीक हो गया। और इसके आगे अगर पर्दा खुला है और बंद हो गया, इतना खुला है ये अपर्चर, और वो एक पर्दा इसके आगे वो खुला और बंद हुआ है, अच्छा वो पर्दा खुला है और बंद हो गया, किस स्पीड से, कितनी देर के लिए, वो शटर है। कितनी अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, अपर्चर है। कितने टाइम के लिए चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए, वो है शटर है। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि ये 1.4 लेंथ अपर्चर है, ठीक है, शटर स्पीड भी आपने ज्यादा कर दी है, खोली है, तो आपका गुजारा नहीं होता, ग्रेन्स आ जाते हैं, ग्रेन्स, दाने दाने, उनसे भी बचना है, क्वालिटी भी देनी है, और एक्सपोजर नाम ही इसी का है, अब गौर से सुनना है, उन ग्रेन से भी बचना है, और अपनी लाइट को भी पूरी करना है, ठीक है। अगर ये अब इससे ज्यादा तो है ही नहीं, इससे ज्यादा तो यही है कैमरा ही खोल ले, ठीक है। अब ये मैक्सिमम अपर्चर है, और लाइट इसमें एंटर हुई है, लेकिन आप कहते हो यार स्क्रीन में तो काला आ रहा है अभी भी, आपने शटर स्पीड से ओपन किया ज्यादा। शटर स्पीड को जितना बढ़ाते जाएंगे लाइट उसमें कम, जितना खोलते जाएंगे, ज्यादा करते जाएंगे, लाइट ज्यादा एंटर होगी। मिसाल के तौर पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है उसकी 1.15, 1.1/60, 1/30, 1/120, 1/400, जाता जाता है 800, हजारों, तो वो कम होती जाती है। जितना नीचे आते जाएंगे तो शटर स्पीड लाइट ज्यादा देर तक अंदर एंटर करता है। तो ये दोनों चीजों, शटर और अपर्चर, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं, तो डार्क आ रहा है, तो फिर सर आप ये शटर स्पीड वाली स्लाइड अगर लगा दें। अच्छा आ रहा है, मैं जरा अभी जनरली बता रहा हूं। तो तीसरी चीज है
the third element that is very important and responsible for the light, वो है ISO. ISO क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO कहते हैं। वो तीसरा एलिमेंट है इस एक्सपोजर ट्रायंगल का। वो आजकल तो बहुत ज्यादा उन्होंने कर दिया है, 400 तक तो ग्रेन्स नहीं आते थे उसको। वो इनहेंस करने के लिए, लाइट को इंक्रीज करने के लिए वो एलिमेंट कि आप ISO का सहारा ले सकते हैं, तो वो आपकी कमी पूरी कर देगा, घबराना नहीं बिल्कुल। शटर और अपर्चर नहीं तो ISO पे जाएं, आजकल सारा ऑटो पे दबाएंगे उसमें आ जाएगा, कितना चाहिए इतना रख लो लेकिन उससे भी ग्रेन से बचना है, ठीक है ना। जहां तक आपको रिक्वायर्ड ISO चाहिए वहां पे आप ओके कर दें तो आपकी क्वालिटी बेहतर आएगी और क्या होगा, एक्सपोजर एक्यूरेट। तो अपर्चर क्या है कि कितनी, इट्स डिटरमाइन हाउ मच लाइट्स यू हैव रिक्वायर्ड। और शटर स्पीड क्या है कि कितनी देर के लिए। लाएं जरा शटर स्पीड की डेफिनेशन। ये सारे कमाल आता है शटर स्पीड के, मोशन में क्या होता है, ये वो बात की बात है, पहले आपको उनका बेसिक आ जाए तो फिर ठीक हो जाए। मोशन को फ्रीज कर देता है एक शटर स्पीड अगर उसकी बढ़ा दें टाइमिंग। नहीं नहीं पीछे ही शटर स्पीड, ये जूम हो गया ना असल में। ये शटर स्पीड है उन्होंने, ये हाई शटर स्पीड कर दें तो मोशन में है, मूवी में है, तो वो इसको फ्रीज कर देगा, बिल्कुल रोक देगा अगर आप उसकी तस्वीर बनाते हैं। शटर स्पीड बढ़ा दें तो अगर शटर स्पीड कम कर दें, जैसे ये पानी आ रहा था, आबशार आ रहा है, उसका आप तस्वीर बनाते हैं तो शटर स्पीड कम कर दें, ठीक है ना, लो शटर स्पीड, तो उसमें वो टेल सी बन जाती है, सारा मुलायम कर देगा, सारा वो फ्रीज नहीं करेगा, टेल सी बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। ये तस्वीर भी है उसमें। वो डेफिनेशन है, इनको बता दो। ये shutter speed is time in between opening and closing of the shutter in camera। उसकी जो मैंने बताया कि पर्दा है जो खुलता है और बंद होता है, द शटर स्पीड इज टाइम, कितनी देर के लिए वो ओपन होता है और क्लोज होता है, वो है, उसको शटर स्पीड कहते हैं। जो अपर्चर, जो आपने ओपनिंग ऑफ अपर्चर है, जितना अपर्चर आपने रखा है उसमें वो शटर कितनी देर के लिए खुलना और बंद होना, उसमें उतनी देर के लिए लाइट एंटर होती है। और नंबर 3 ISO, वो कितना आपने रखना है कि उसको आपने लाइट को पूरा करना है, किससे, ISO से। वो सारा बिल्ट इन होता है, ओके। वो बहुत, अब तो लाख में आ गया है, और 400 से शुरू कर ले तो आपको लाइट इंक्रीज करता जाएगा और वहां तक जाए जितनी आपका जो भी सिचुएशनल अपर्चर है आपका, उसके मुताबिक आप ग्रेन्स नहीं आने देने, उससे पहले पहले आप फिक्स करें और शूट करें, बेहतरीन क्वालिटी आएगी। और बाकी एक्सपोजर से पहले आपने कैमरामैन जो है, आपने उसी लाइट में जो जो भी लाइट रिक्वायर्ड है उस वक्त, उसमें आपने वाइट बैलेंस करना है।
जब वाइट बैलेंस हो जाएगा तो समझ लें कि वो रोशनी के जो कलर्स हैं उनकी मेजरमेंट भी हो गई है, वो बैलेंस कर देगा तमाम कलर्स को। बाबा है साहब, ठीक है। वो कलर वाइट बैलेंस बहुत जरूरी है। वाइट बैलेंस के बगैर तो समझे कि आप नीला पीला करके आ गए ना, फिर तो ना कोई क्वालिटी है ना कोई काम है किसी का। तो उसका वाइट बैलेंस करना वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने जनाब जो भी शॉट्स लेना है उसका एक्सपोजर, जिसमें पर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ वो परफेक्ट आ गया तो सब कुछ ठीक है। सर एंटी फिल्टर का भी था। जी, एंटी फिल्टर का था। एंटी फिल्टर होता है, वो एक्स्ट्रा जो लाइट होती है ना उनको रोकता है एंटी फिल्टर, ठीक है ना। वो अपना जो हमारे लेंस पे हम काम करते हैं ना डीएसएलआर में या इस कैमरे पे भी, तो अगर आप ज्यादा लाइट है, सैचुरेशन है, तो एंटी फिल्टर लगा लें तो आपको वो एक्स्ट्रा अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को रोक के और वही जो उससे पास होगी उसी कलर्स की जो रिक्वायर्ड है वही। आप जो भी फिल्टर लगाएंगे ना, ये ध्यान में रखें, जो भी फिल्टर लेंस के आगे लगाएंगे वो अपने कलर को ही पास करेगा, दूसरे तमाम रेजेज को रोक लेगा, ठीक है। बाबा हेल साहब बैठे हैं, मैं अगर कोई गलत होगा तो पकड़ा जाऊंगा, वो चीफ है और वो इंटरनल चूंकि काम आ गया था तो वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपने वाइट बैलेंस करना है, उसके बाद एक्सपोजर करना है और रिकॉर्डिंग शुरू कर लेनी है, ठीक है। अगर शटर हमारा एंड में क्या? एंड में जैसे अभी ये क्लास इसमें मैं शटर रखता हूँ 60 और अपर्चर मेरा 5.6 है, आईएसओ में कितनी रखूं? नहीं, अगर आपको वो मिल रहा है, अपना एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है, तो फिर तो मैंने तो बताया कि जब ये क्रॉस कर जाइए, आपको पर्चर भी नहीं साथ दे रहा, शटर स्पीड भी, फिर आप आईएसओ में जाएंगे, ठीक है। सर कोयटा कोयटा सेंटर से आपसे बात करना चाहेंगे। जी जी। जी। सर जैसे आपने कहा कि जो भी लाइट होगी उसके मुताबिक आपने वाइट बैलेंस करना है। अब हमारे जो मतलब हमारी जो प्रैक्टिस है आजकल, खासकर कोयटा सेंटर में जो हमारे स्टूडियोज हैं वहाँ पे जो सेट लगा है और जो लाइटिंग हुई है उस पे एक दफ़ा वाइट बैलेंस कैमरा कर चुके होते हैं हमारे इंजीनियर्स, फिर दोबारा नहीं करते। मतलब जब तक वो शो या प्रोग्राम चल रहा है, चाहे एक दिन चल रहा है, 2 दिन चल रहा है या महीना महीना चल रहा है, तो क्या उससे फर्क पड़ता है या हमें हर रोज उसको वाइट बैलेंस करना चाहिए कैमरे को? वैसे अगर आपको इंजीनियर कह रहा है तो वो ऑथेंटिसिटी है कि वो अच्छा वाइट बैलेंस एक दफा ही होता है। वाइट बैलेंस होता है कि आपके अगर कैमरे के कलर डिस्पर्स हुए हैं, ठीक है ना, तो तब वो रिक्वायर्ड होता है। लेकिन चूंकि अब एहतियातन लाजमी करते हैं उस लाइट में, इंडोर हो या आउटडोर हो, ठीक है, तो वो फिर एक दफा कर ले, फिर जरूरत नहीं। और इसका ज्यादा मैं मेरे साथी आए हैं कुलीग बाबा हेल साहब, ये भी आपको बताएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर माइक सामने। हैं? अच्छा, हाँ, मेरे साथी ने बड़ा अच्छी डिटेल में सारा कुछ बताया और इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, इन्होंने कैमरे यूज़ किया है और अपने तजर्बे के हिसाब से आप लोगों को समझाया है। इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक कैमरा मैन हैसियत से है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन उनके साथ साथ इंजीनियरिंग भी चल रही होती है। इनको सपोर्ट करने के लिए मैं भी Yes. आगे हूँ, इन्हीं की चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। जो चीज़ें इनकी नज़र में नहीं हमारे नज़र में है, थैंक यू वेरी जिसका मच। तजर्बा हमें हो रहा है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं भी तारुफ करा दूं कैमरे का। कैमरे की कुछ किस्में हैं। एक कहलाता है स्टूडियो कैमरा। जब स्टूडियो कैमरा आता है तो ये दूसरे कैमरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। वैसे आजकल तो हर आदमी कैमरा मैन है, उसके हाथ में मोबाइल की शक्ल में पूरा एचडी कैमरा उसके साथ है, ठीक है, और वो ज़्यादा महंगे भी नहीं है। लेकिन फिर लोग कहते हैं यार पीटीवी इतने महंगे कैमरे खरीदता है, ये है वो है। तो जो स्टूडियो कैम आ जाता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। आपका कैमरा जो है, चाहे मोबाइल है या दूसरा आपका जो ईएनजी कैमरा कहलाता है, स्टैंड एलोन कैमरा जो होता है, उसके साथ एक बैटरी ही लगी होती है। उसी बैटरी को लेके आप मूव करते हैं। लेकिन स्टूडियो कैमरा जो है उसके साथ कोई बैटरी शेटरी नहीं होती, बल्कि आप उसे पावर भी नहीं करते। ये उसकी बड़ी निशानी है। उसके साथ एक सुर्ख केबल या काली केबल मोटी सी, जिसे ट्राइक्स बोलते हैं,
वो रन करती है, और वो पता है कितनी रन कर सकती है? 1 किलोमीटर तक रन कर सकती है वो। और उसके एंड पे जो सीसीयू लगा होता है, वो उसको, उसी से वो ऑन होता है, उसी से उसकी टॉक बैक चलती है, उसी से उसकी टेली लाइट जलती है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आपका जो स्टूडियो कैमरा है और दूसरे ये ईएनजी कैमरे या स्टैंड अलोन कैमरे, छोटे कैमरे जो कहलाते हैं, पोर्टेबल कैमरे, इनमें ये फर्क है। इसलिए स्टूडियो कैमरा बहुत महंगा होता है। जहाँ स्टूडियो कैमरा होता है, उसे आप बहुत नाजुक भी समझें, बहुत अहम भी समझें, बहुत कीमती समझें उसको। और पीटीवी के लिए ये इतने महंगे तरीन कैमरे हैं कि पीटीवी खरीद नहीं पा रहे इसको मजीद। तो हमारे पास गिने चुने एचडी स्टूडियो कैमरे हैं, उसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। इसकी जो ट्रैक्स कनेक्टर जो हैं, ये बड़े स्पेशलाइज किस्म के लोग इसको बनाते हैं जिनका एक्सपीरियंस है। एक कनेक्टर जो है जो कैमरा एंड पे लगता है, एक कनेक्टर जो सीसीयू एंड पे लगता है, इंतहाई कीमती है। उसकी जो केबल रन कर रही होती है वो भी इंतहाई कीमती है। और ये ऐसी चीज़ है कि आपको मार्केट में आम तौर पे नहीं मिलेगी। अब मैं इस पे आता हूँ कि देखें, जो आपका स्टूडियो कैमरा है उसमें कैमरामैन साहब जो हैं, उन्होंने कैमरे को उनको ऑन कैमरा मिलता है, उनके पास कलर या ब्लैक एंड वाइट व्यू फाइंडर में नज़र आ रहा होता है। उसमें उनको फोकस करना है, जूम इन जूम आउट करना है, पेन राइट पेन टिल्ट, यही करना है उसको। अगर उसका पेडेस्टल ऊपर नीचे करना है, ये करना है। उसके पीछे क्वालिटी जो जा रही है वो फिर सीसीयू एंड पे जो इंजीनियर बैठे हैं उसने करना है। अभी भाई ने बात की, वाइट बैलेंस की बात हो रही थी। आप क्या समझते हैं कि वाइट बैलेंस आपको एक सफेद पेपर दिया, आपने उसको कर दिया तो हो गया? ऐसी चीज नहीं है ये जो वाइट है, अगर आप गौर करें, ये सूरज की रोशनी भी सफेद है। वाइट कलर में सारे कलर मौजूद हैं। आपके 3 बेसिक कलर की मुख्तलिफ कम्बिनेशन से मिलके वाइट कलर बनता है। इस वाइट कलर में सारे कलर हैं। जिस कैमरे का वाइट बैलेंस या उस जिस वाइट से उसने रेफरेंस ले लिया है, उसके इनकोडर में फीड हो गया। आपने जब वाइट बैलेंस किया, एक्चुअली आप अपने इनकोडर के, कैमरे के अंदर जो इनकोडर है या उसके अंदर जो प्रोसेसर है, उसके अंदर जो दिमाग है, उसको आप एक रेफरेंस देते हैं कि ये भाई वाइट है। अगर आप आउटडोर में, तो आउटडोर उस लाइट के हिसाब से उसको वाइट, उसका उसका दिमाग उसको अपने स्टोर कर लेगा कैमरे का। अगर आप स्टूडियो में हैं, इनडोर में हैं, उसके हिसाब से उस वाइट को वो स्टोर कर लेगा। तो बाकी कलर खुद ब खुद नेचुरल हो जाएंगे। अगर वाइट बैलेंस आपका ठीक नहीं है तो सारे कलर में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाएगा और वो कलर नेचुरल नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए वाइट की अहमियत बहुत ज्यादा है। वाइट बैलेंस हम इसलिए करते हैं। हम स्टूडियो में वाइट बैलेंस कर लेते हैं, फिर एक और कैमरे के भी करते हैं। प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि जिस लाइट में आप वाइट बैलेंस कर रहे हैं, दूसरे कैमरे के भी उसी लाइट में कर लें या उस एंगल में कर लें। तो जब ये 2-3 कैमरे होते हैं, मल्टी कैमरा होता है, जब इसने स्विचर पे कट होना है, तो एक आदमी की जो जो फ्रेम में शक्ल बन रही है, तो वो दूसरे में भी सेम होनी चाहिए। पता चला कि ये एक पे तो ज़रा रेडिश आ रहा है, एक पे ज़रा पीला सा आ रहा है, तो ये नहीं चलता है। इसलिए बेहतर यही है कि एक ही वाइट बैलेंस से, एक ही पेपर से या एक ही वाइट ऑब्जेक्ट से हम वाइट बैलेंस सारे कैमरों का एक ही लाइट में कर लें। उसका यह फायदा होगा कि सारे कैमरे आपस में मैच हो जाएंगे। अभी आयरिस की बात हो रही थी। अपर्चर, अपर्चर को हम आयरिस भी कहते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि आपने लाइट कितनी इन करनी है कैमरे में। इसके साथ एक और चीज भी आ जाती है, फिल्टर की। एक साथी ने बात की, कैमरे की अपनी एक हद होती है, उसके लेंस की एक हद होती है कि आप कम से कम कितनी लाइट लेगा, ज्यादा से कितनी लाइट लेगा। उस हद को हमने स्टेप्स में डाला हुआ है। अगर आप सूरज की रोशनी में शूटिंग कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से उसका फिल्टर एडजस्ट करेंगे। आमतौर पे हम पीटी में जो कैमरे, दुनिया में तो बहुत से कैमरे हैं और उनके मुख्तलिफ तरीक़ेकार है, लेकिन जो पीटी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आउटडोर में जाते हैं तो हम अक्सर कहते हैं यार इसको फ़िल्टर 2 कर दो, फ़िल्टर 3 कर दो। तो ये उसको कंट्रोल करने के लिए उस लाइट को, अगर आप इनडोर के लिए हम फ़िल्टर 1 रखते हैं। इनडोर के लिए आप जो फिल्टर डाल रहे हैं, मतलब उसको जरा इजाज़त दे रहे हैं, लाइट को ज़्यादा इजाज़त दे रहे हैं कि आए
अगर आप उसी फिल्टर 1 को लेके अगर आप आउटडोर में जाएंगे तो आउटडोर में तो सूरज की बहुत लाइट है, वो इतनी लाइट आएगी कि आपसे कंट्रोल ही नहीं होगी। आपके पास भी एक पॉट मीटर लगा हुआ है ना सीसीयू का, अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं तो वो मिनिमम करोगे तब भी वो चौकी जा रहा होगा। इस तरह अगर आप स्टैंड अलोन कैमरा है जिसमें सिर्फ अलग अकेला कैमरा मैन है, उसके हाथ में आयरस है, अपर्चर है, उसका अगर वो कम भी कर देना मुकम्मल, लेकिन अगर फिल्टर 1 अगर रखा हुआ है उसने, तो वो कम करने के बावजूद भी बड़ा चौकी आ रहा होगा। तो फिल्टर जगह काम आता है, आप उसको लिमिट कर देते हैं। अगर सूरज है तो आप 2 पे चले गए, 3 पे चले गए, तो आप जब फिल्टर को बंद करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी, खोलेंगे जितनी आपको चाहिए उतनी छोड़ देंगे। इसी तरह जब आप स्टूडियो कैमरे में जाते हैं तो स्टूडियो में तो हमने फिक्स किया हुआ है कि हमारी जो टंक्स्टन लाइट या जो भी लाइट है उसके लिए सबसे छोटा फिल्टर जो है 1 लगाते तो उस पर वो काम कर रहा होता है। लेकिन उसके बैक एंड पे आपने उस लाइट को इंजीनियरिंग क्या करता है, हमें एक हमारी जो स्कोप लगी होती हैं, जो वेव फायर जो मॉनिटर लगे होते हैं, वेव मॉनिटर लगे होते हैं, वेव फॉर्म मीटर लगे होते हैं, उस पे हमें 1 वोल्ट का एक स्पेसिफिक दिया हुआ है कि यार इससे लाइट नहीं बढ़नी चाहिए, अगर इससे लाइट बढ़ेगी तो चौकी हो जाएगी, इससे कम होगी तो जरा काला हो जाएगा बंदा, या बाल और मिक्स हो जाएंगे काला के साथ। अब हम उस पे नहीं चलते हैं। जब से आपके एचडीआई कैमरे आ गए, जब से आपके एचडी कैमरे आ गए, अब हम लुक एंड फील पे चलते हैं। लुक एंड फील का मतलब यह है कि आप देखें कि आपको आपकी आंख भी तो है, अल्लाह ने दिया, आपको एक मॉनिटर दिया हुआ है, आप देखें कहाँ अच्छा लग रहा है। अभी रिसेंटली ये जो कल परसों एक प्रोग्राम हुआ है, इसमें रशियन आए हुए थे असेंबली से, पता नहीं हमारे कैमरे थे, पीटीवी के थे या असेंबली के अपने कैमरे थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब तो कुछ गुजारा कर रहे थे, लेकिन उनके साथ जो अंग्रेज खातून बैठी हुई थी, जो रशियन खातून बैठी, चूकी हो रही थी। यहाँ पे उसको ये आयरिस कंट्रोल करना था। अगर सीसीयू बेस्ड है तो उसको उसका आयरिस उसको कम करना था। अगर वो वहाँ पे अगर स्टैंड अलोन कैमरा था तो उसको अपने लेंस से उसके आयरिस कम करना था। तो पीटीवी की ये मजबूरी रही है कि पता नहीं क्या वजूहत है, क्यों नहीं हो रहे। इस पे यकीन करें कि जो जो बड़े लेवल पे लोग हैं बहुत ज़्यादा एनॉय हैं, बड़े परेशान हैं कि हमारी क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं हो रही है। ये छोटी छोटी बातों का ख्याल करना होता है। अगर उस वक्त इसकी आयरस को कम कर देता कोई तो वो चौकी ना जाता है, लेकिन वो जिसकी जिम्मेदारी भी उसे नहीं किया। अब हम आते हैं इस तरफ के कैमरों के सिलसिले तब्दील हो चुके हैं। अब सीसीयू बेस्ड कैमरे बहुत कम हैं, अगर हैं तो वो सिर्फ स्टूडियो में हैं या ओबी पर हैं। बाकी पोर्टेबल ओबी होगी जो पीटीवी इस्तेमाल करता है या किसी स्विचर के साथ 2-3 कैमरे इस्तेमाल करता है, वो सीसीयू बेस्ड नहीं है। एचडी जरूर है लेकिन वो सीसीयू बेस्ड नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ सीसीयू खत्म हो जाता है तो इंजीनियर हेल्पलेस हो जाता है। वो कहता है कि यार ये इसको कम करें, ज्यादा करें, ये उसके बस में नहीं है। ये सब चीजें फिर कैमरामैन के पास चल जाती हैं। कैमरामैन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए पास्ट ये हमारे साथी पीटीवी के बहुत पुराने आदमी हैं, इन्होंने बहुत शुरू से काम किया है, बड़े प्रोफेशनल, इन्होंने इज्म का मुजाहरा भी किया है, अपना बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। इनको याद है कभी ब्लैक एंड वाइट कैमरे भी होते थे जिसमें लाइट का बहुत ख्याल किया जाता था। उसके बाद कलर कैमरे आ गए। आपको याद होगा सर, कैमरों में रजिस्ट्रेशन आउट हो गई जी, तो इंजीनियर उसके साथ होता, उसके अंदर बाकायदा ट्यूब्स होती थी, उनको एडजस्ट करके रेड ग्रीन ब्लू को ऐसे इकट्ठे करते थे ताकि उसकी इकट्ठी आउटपुट आए। उनमें ज़रा सा फर्क होता था तो ये जनाब इधर पे कोई रेड ग्रीन इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इस किस्म की चीज़ आती थी। तो उस कैमरे के साथ एक इंजीनियर का होना बहुत ज़रूरी था। फिर उसके साथ चूंकि रिकॉर्डिंग के लिए अलग वीसीआर होता था, तो तब भी इंजीनियर ज़्यादा होता ज़रूरी होता था कि उसने रिकॉर्ड पे भी डालना है। कैमरा मैन एक जगह पे लगा हुआ था, कैमरे से उसके अपने शॉट बनाना है, क्रिएशन करनी है, अच्छा शॉट देना है, टिल्ट अप बेहतरीन करना है, स्मूथ करना है, हिले नहीं, फ्रेम अच्छा हो, उसकी तवज्जो इस पे थी। लेकिन आज का कैमरामैन बहुत तब्दील हो चुका है। ये वो काम जो इंजीनियर करता है ये आप सब उससे करने पड़ेंगे आप, क्योंकि स्टैंड अलोन के पहले उसके पास ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। अब हर कैमरे में आपके व्यू फाइंडर में कलर पिक्चर आती है। कलर पिक्चर का मतलब है कि आपको वाइट बैलेंस भी आप नहीं करनी है। आके अब कलर अगर आप ठीक नहीं आ रहे, इसका मतलब आपका आपका इनकोडर वाइट बैलेंस के साथ ट्यून नहीं हुआ, ये भी उससे करना है।
उसे एक और चीज भी आ गई है उसमें, HD SD ये चीजें भी आ गई हैं। हमारे पास जो कैमरे हैं उनमें एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई आपने रिकॉर्डिंग HD पे करनी है, आपने रिकॉर्डिंग SD पे करनी है, एनालॉग की तो बात खत्म हो गई है। फिर एक और चीज है कि कैमरा अगर आपका DSNG पे लगा हुआ है, लाइव जा रहा है, उधर भी देखना है कि आपके जो DSNG है क्या वो उसका इनकोडर है वो आपका SD मांग रहा है, उसके लिए बना हुआ है या HD के लिए बना हुआ है। तो कैमरामैन की ये भी जिम्मेदारी एकदम आ जाती है, VVIP बैठे कोई नहीं आ सकता, तो उसने उसके अंदर फॉर्मेट भी चेंज करना है कि मुझे आउटपुट पे क्या देना है, रिकॉर्ड के। तो हर कैमरे में अब अपना पूरा एक CCU की जगह एक पूरा मेन्यू आता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी PTV जो मैनुअल था ना ये खरीदता था, बड़ा महंगा होता था PTV, बाकायदा मैनुअल खरीदता था वो, इंजीनियर उसको पढ़ते थे, फिर अपनी उस्तादी दिखाते थे कि यार इंजीनियर को बुलाएं, ये करें वो करें। लेकिन आज के दौर में हर मैनुअल जो है वो गूगल पे पड़ा हुआ है। अब PTV मैनुअल नहीं खरीदता, वो आपके गूगल में पड़ा हुआ है। आप जो नए कैमरामैन है मैं उन्हें दावत देता हूँ कि आपके पास जिस मॉडल का कैमरा है, आप मोबाइल देखते रहते हैं तो जरा अपने उस मॉडल को निकाल के उसको जरा पढ़ें, आपको बहुत सी ऐसी बातों का पता चल जाएगा जो मुझे भी पता नहीं है। देखो मेरी एज है, मेरी मसरूफियत है, मैं इतने डिटेल में नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप यंग लोग जो हैं जो कैमरामैन हैं वो उसको बड़ी खूबसूरती से पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हैं, और जो लिखने वाला कुछ कह रहा है वो भी आप समझ जाएंगे। तो ये आपके पास ओपन बुक पड़ी हुई है गूगल में, जो भी कैमरा आपके हाथ में है उसके गूगल में जाके उसका मैनुअल निकाले, उसको पढ़े। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगर आप वो मैनुअल पढ़ के आएंगे इधर मुझसे सवाल करेंगे, हो सकते है मैं लाजवाब हो जाऊँ। यानी ये बिल्कुल आपके पास ये टीचर मौजूद है गूगल में, आप उसको हेल्प ले सकते हैं। अब मैं बताऊं आपको कि आपका जो ये छोटा कैमरा है ये मुकम्मल आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है। हमारे यहाँ हम फेस क्या कर रहे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर आपका कैमरा आपके हाथ में है फिर तो आप ही उसके जिम्मेदार हैं, आपने उसको सेट करना है, चलाना है, फोकस भी करना है, उसके कार्ड पे, मेमोरी कार्ड पे उस रिकॉर्ड भी आपने करना है, उसको फॉर्मेट भी आपने करना है। पहले तो ये था ना कि एक केबल लगी हुई है किसी VCR के साथ, किसी सिस्टम के साथ रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी रिकॉर्डिंग से परवाह नहीं है। इसके साथ साथ आपके पास ऑडियो के 2 इंडिकेटर भी आ रहे हैं, एक्सटर्नल माइक्रोफोन है कैमरे के साथ, इंटरनल माइक्रोफोन है। आपने उस लेवल को भी देखना है कि यार ऑडियो भी ठीक आ रही है कि नहीं आ रही, वो भी आपने ही करना है क्योंकि आप भी उस कैमरे के साथ हैं। और आप पे जो भी, चाहे वज़ीर आज़म आपके सामने हैं, चाहे सदर पाकिस्तान आपके सामने है, ये जिम्मेदारी आपकी बन गई। उधर ना आपको PTV का MD आपकी हेल्प कर सकता है, ना इंजीनियरिंग मैनेजर आपकी हेल्प कर सकता है, ये आपने ही करना है। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। अच्छा, एक ये हम फील करते हैं। दूसरा ये है कि आप कहीं भी जाएं, अगर मल्टी कैमरा है और कैमरे की आउटपुट कहीं जा रही है, कोई बंदा उसको वॉच कर, जैसे हमारी पोर्टेबल OB हो गई या OB हो गई, उसमें उसकी आउटपुट जा रही है, अगर आप उसका लॉन्ग शॉट करेंगे, हर कैमरे का जब आप लॉन्ग शॉट बनाते हैं वो फोकस होना चाहिए। ये बात नोटेबल है। आप आमतौर पे कैमरे को जूम इन करके आंखों का, होंठों का फोकस बना के जूम आउट करते हैं, ये जरूरी नहीं है। आप कैमरे को जूम आउट करें फुल, अगर वो फोकस है तो आपका कैमरे का बैक फोकस ठीक है। ये बैक फोकस उस मसले को कहते हैं कि जो आप जूम आउट कर लेते हैं और आपका फोकस जरा खराब होता है, उस कैमरे का बैक फोकस आउट है। और ये आपको फंक्शन से पहले ही चेक करना चाहिए कि अगर उसमें फ़र्क है तो या कैमरा तब्दील करें या जो भी आपके साथ इंजीनियरिंग का हेल्प है उससे लें, उसको ठीक करें। वो जो स्टूडियो कैम है उनके लिए भी यही है। जब आप जाएं किसी किसी देखें, हमें अभी ये SCO कॉन्फ्रेंस में हमें ये महसूस हुआ सिक्योरिटी के इतने मसाइल होते हैं, आपने जाना है, आपने नहीं जाना, कार्ड है नहीं है, तो जो हेल्प चाहिए वो बाज़ औक़ात नहीं दे पाते और अंदर एक कैमरामैन है, उस बेचारे को अकेले लड़ना होता है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप शॉट का जूम आउट दे ताकि OB एंड पे उसको देखा जाए, अगर उसमें फोकस में फर्क है तो जो भी एक्सपर्ट होगा वो आएगा, उसका बैक फोकस ठीक करेगा। अगर आपका बैक फोकस ठीक है तो आपकी कवरेज बेहतरीन हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप हर शॉट पे हमारी बदनामी होगी।
जो शॉट भी आप जूम आउट में लेंगे वो जरा सा आप जूम इन में आपको ठीक लगेगा, वो जूम इन जब आप करेंगे वो बिल्कुल फोकस बेहतरीन करेगा, लेकिन जो आप लॉन्ग शॉट पे जाएंगे वो फोकस आउट हो जाएगा और बड़ी बदनामी होती है, पूरी दुनिया में बदनामी होती है। अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है और उसका कोई फोकस गलत चला जाए वो बहुत बड़ी बदनामी होती है। तो एक तो ये देख लें फोकस को कि फोकस, अच्छा कैमरों में अभी आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे, कैमरे में एक ऑप्शन दिया होता है उसकी व्यू फाइंडर पे, पीकिंग। अगर आप पीकिंग इनहांस करके रखेंगे, ज्यादा करके रखेंगे, तो आपको उसमें चमकती हुई नजर आए, जितना चमक ज्यादा होगी इतना आपका फोकस ज्यादा होगा। इन्हें रेफरेंस लेना है, कैमरामैन है उसने ऐनक रखी है नहीं रखी, या उसको कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में है कि उसको आंखों पे लाइट आ रही है, उसको क्लियर नजर नहीं आ रहा है, तो ये पीकिंग जो है उसको आप बढ़ा के रखेंगे तो जो एजेस हैं वो चमकदार हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा चमक होगा इतना आपका फोकस शार्प है, बुरा नहीं होगा। अब इस छोटे कैमरे पे आते हैं जिसपे आप लोगों को ज्यादा काम करना होता है और यही काम चल रहा होता है, तो मजीद चलते हैं। इसमें एक डीबी ऑप्शन होता है, 3 बटन होते हैं, डीबी आपका एल, मीडियम, एच हाई, 3 डीबी होते हैं। ये डीबी इसलिए कैमरे में दिए हुए हैं कि अगर एक हॉल है उसमें आप क्या नाम है शूट कर रहे हैं और एक आदमी अंधेरे में बैठा है तो वो तो नजर नहीं आएगा, तो जल्दी से डीबी को चेंज कर देते हैं, उसको हाई पे कर देते हैं, तो उसकी शक्ल नजर आ जाती है। ठीक है, उसमें नॉइज भी ऐड हो जाता है लेकिन नजर आ जाता है। आमतौर पे हमारे साथ ऐसे वाकया नहीं होता, पीटीवी के जो लोग भी जाते हैं उनमें लाइट भी होती है, बंदा भी टारगेट होता है कि इसी को हमने शूट करना है, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ हम गलती कर जाते हैं, कभी कभी इसकी डीबी जो है वो ज्यादा रख देते हैं, ओ यार ब्राइट नजर आ रहे हैं। नो, ब्राइट की बात नहीं, यहाँ पे आर्टिफिशियल डाल रहे हैं, जबरदस्ती डाल रहे हैं इसमें। आप इसे जितनी डीबी कम रखेंगे और अगर आपको आउटपुट मिल रही तो आपकी जो तस्वीरें ज्यादा शार्प होगी, उसकी डिटेल ज्यादा होगी। एक इस डीबी को देख लेंगे आप। भाई ने बात की शटर की, शटर जो है ये जो भी इसकी इंजीनियरिंग है, जो भी इसकी थ्योरी है, आपको गूगल पे मिल जाएगी। हम उस साइंस में नहीं पढ़ते, हम उसकी बात करते हैं जो हमें तजर्बे में फील हुई। हमारे यहाँ ये भी होता है कि इधर प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, पीछे एसएमडी लगी हुई है, अब आवाज आती है पीछे से, यार ये तो कांप रही है तस्वीर, यूं यूं हो रही है। इन चीजों के हल के लिए हमें ये शटर स्पीड को आगे पीछे करके जहां उसकी फ्रीक्वेंसी से वो मैच कर जाता है वहां हम छोड़ देते हैं। एक और चीज है, आप फुटबॉल मैच की शूटिंग कर रहे हैं, खिलाड़ी दौड़ रहा है, पता चला कि वो कुछ झटके आने शुरू हो गए तस्वीर में, जब वो बॉल जा रही है ना वो ऐसा लगे स्लो मोशन में वो कुछ है। यहाँ भी शटर स्पीड यहाँ भी काम आती है। आप शटर स्पीड को एडजस्ट करेंगे उस स्पीड के हिसाब से, उस कैमरे की जो शूटिंग की जो शटर जो स्पीड है उसकी, उसको उसके हिसाब से कंट्रोल करेंगे, फास्ट करेंगे उसको, तो वो आपकी बॉल जो फुटबॉल स्मूथ जा रहा होगा। ये उस शटर का कमाल है। अगर वो सीसीयू बेस्ड कैमरा है तो जो इंजीनियर है वो बैक एंड पे उसको एडजस्ट करेगा। अगर आप स्टैंड अलोन कैमरे में तो आपको उसके मेन्यू में, देखो मैंने फिर कहता हूँ उसके मेन्यू में जाके आपको एडजस्ट करना होगा। आपका जो छोटे कैमरे के जो पीटीवी ने खरीदे हैं, चाहे वो जेवीसी का है चाहे पैनासोनिक का है, एनएक्स कैमरे हैं, इनके बड़े लंबे लंबे मेन्यू हैं। ये मेन्यू इसका सीसीयू है। इसे आपको बाकायदा बाकायदा इसको खुद अपने इंटरेस्ट से इसको पढ़ना चाहिए, तो जहाँ आपको मौका मिलता है उससे काम भी लेना चाहिए। कहीं आप फंसा जाते हैं, दूसरे जिस साथी सीनियर साथी को पता है, चाहे कैमरा मैन है, इंजीनियर है, उससे हेल्प ले आप। तो शटर स्पीड आपके यहाँ काम आती है कि आपने इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो बताइए जी। हाँ, सर जैसे हम स्टूडियो बेस ले गए ओपनिंग करके हम भाई बैलेंस करके तो पहले हम ब्लैक, ठीक है, तो फिर दुनिया कर रहे हैं आउट में जैसे हम कैमरा लेके जाते हैं तब ब्लैक बैलेंस का लेकर भाई देखें, जो जब हम कैमरे की इंजीनियरिंग में आते हैं ना, कैमरे को डिटेल्स जब देखते हैं तो इसके इनकोडर में 2 चीज़ें रेफरेंस के लिए फिट होती हैं। एक वाइट इसलिए कि उसमें सारी लाइट्स होती हैं, और एक आपने अपनी जो ब्लैक है ना, ब्लैक लेवल को आपने रखना है, एक स्टैंडर्ड में रखना है। अगर आप उससे बढ़ेंगे तो आपका फोकस जो है वो खराब होगा, जरा फोकस पे असर आएगा उसका।
अगर उससे मजीद कम जाएंगे आप, तो आपके ये बाल और इसकी सेपरेशन खत्म हो जाएगी। अगर आपका ब्लैक बैलेंस ठीक होगा तो आपको एक एक बाल अलग-अलग नजर आएगा, जिस तरह हमारी नेकेड आई देखती है। अगर कैमरे की आंख उसको उस तरह दिखा रही है तो उसका ब्लैक बैलेंस बेहतरीन है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यार ये इस वक्त ये जो है बाल और ये मिक्स हो रहे हैं, तो जरा सा उसका ब्लैक आप ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन आप जो चीज भी ज्यादा करें या कम करें, उसके लिए पहले एक रेफरेंस तो चाहिए ना उसके इनकोडर को, जो उसके अंदर इंटरनल इनकोडर है। जैसे आपने वाइट बैलेंस किया है, इस तरह अगर जिन कैमरों में ब्लैक का ऑप्शन है, तो आप उसको ब्लैक का बटन दबा के ब्लैक बैलेंस भी कर सकते हैं। उसके लिए किसी वाइट पेपर की जरूरत नहीं है, सिंपल उसका शटर बंद हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, और अपने आप को एडजस्ट करके जो ब्लैक लेवल है, हम उसे अपने ब्लैक में 0 लेवल कहते हैं, उस पर आके वो रुक जाता है। जब आपके हर कैमरे में 3 चीजें होती हैं, जैसे अगर पहले 3 ट्यूबें होती थी रेड ग्रीन ब्लू की, फिर 3 CCD आ गए, ये रेड ग्रीन ब्लू की, अभी भी इसी किस्म कोई ना कोई इंजीनियरिंग उसकी होती है, क्योंकि कैमरे बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सीमोस आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गया, हम उसे थ्योरी में नहीं जाते। लेकिन उसको एक रेफरेंस चाहिए। अगर आप उसको चूंकि वो शटर बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरे से अपने वो स्टैंडर्ड बना लेता है। एक चीज हम मैंने ये देखी है, ये तो आप लोगों के लिए नहीं, लेकिन वैसे मुझे याद आ गया, अगर कोई इंजीनियरिंग के भी सुन रहा है तो, जब आप CCU कैमरे पे बैठे हैं, स्टूडियो के कैमरे में जिसमें CCU इंजीनियर के हाथ में है, तो अगर देखते हैं कि यार जरा इसका सबका थोड़ा थोड़ा ब्लू बढ़ा दें, या एक जैसा करने के लिए जरा इसमें ग्रीन कम कर दें, तो इस लेवल में तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा वो चेंज नजर आ जाएगी। एक सोनी के कैमरे लगे हुए हैं, इधर JVC के लगे हुए हैं, उनके जरा मैन्युफैक्चरिंग वाले जो हैं वो जरा अपने कोई अपने आप को रेड रखता है, कोई अपने आप को जरा ब्लूइश रखता है, उनको एडजस्ट करने के लिए तो हो सकता है। लेकिन जब आप ब्लैक को छेड़ते हैं, तो ब्लैक की जरा सी चेंज जो है वो सब कलर पे बहुत ज्यादा असर करता है। तो नॉर्मली हम ब्लैक करके छोड़ देते हैं, ब्लैक में रेड ग्रीन ब्लू को नहीं छेड़ते। सर कोयटा सेंटर से आपसे बात करना चाहेंगे। जी जी जी। जी। सर हमारे एक दो आपसे सवाल आते हैं, ठीक है, काइंडली आप उन पे ज़रा हमें गाइड कर दें। और माशाल्लाह आपका लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। सर एक तो आपने कहा कि किसी भी फील्ड पे जाने से पहले या किसी भी VIP कवरेज या मूवमेंट में हमें बैक फोकस, शटर स्पीड, ये सब चीज़ें एडजस्ट करनी चाहिए। अब आप काइंडली हमें ये गाइड कर दें कि ये कवरेज से पहले हम इसको एडजस्ट करें, क्योंकि कवरेज के दौरान तो हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं, और हमें ये भी पता नहीं होता बात दफ़ा कि सिनेरियो क्या है VVIP में, कि हमें अक्सर ये नहीं पता होता कि क्या सिनेरियो होगा हमारे सामने। तो वो ऑन द स्पॉट अगर शॉट के दौरान ही शटर स्पीड को छेड़ूंगा या बैक फोकस को छेड़ूंगा, तो वो तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। एक ये, और दूसरा सवाल सर काइंडली यही है कि इसी तरह VVIP मूवमेंट्स में अक्सर ये होता है कि जो स्टैंड वन कैमरा होता है, प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी VIP है, वो बाहर है आउटडोर में, वो एकदम आउटडोर से कमरे में अंदर आ जाते हैं, तो कैमरामैन को भी विद इन अ सेकेंड, बल्कि उनसे पहले मूवमेंट करके अंदर आना पड़ता है। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फिल्टर चेंज करके वाइट बैलेंस दोबारा करे, प्रॉपर करे। इसका कोई सोल्यूशन या इसमें हम किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं? काइंडली आप जो है ना इसका हमें बता दीजिए। चलिए जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और ये वाकई ये जो कह रहे हैं ऐसा होता है। शटर को तो आप भूल जाएं, वो आपको गेम्स में इस्तेमाल होता है, या जो कहीं SMD पीछे लगी होती है उस दौरान नजर आता जरूरत पड़ती है, वरना जरूरत नहीं पड़ती। आपने जो शटर रखा हुआ है बस वही ठीक है। अगर उसमें आप बागों का तो होता है, अगर आप शटर स्पीड ज्यादा कर देंगे तो आपकी लाइट जरा कम हो जाती है। लेकिन जो आपका 150 160 या इस तरह चल रहा है ना, 1/61, इट्स इनफ। लेकिन ये जरूरत उस वक्त आती है जब आप देखते हैं कि आपकी पिक्चर में गड़बड़ आ रही है। अगर CCU एंड पे है तो आप ड्यूरिंग कवरेज भी उसको चेंज कर सकते हो, नजर वो कोई मसला नहीं है। रह गया वाइट बैलेंस, इसने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आपने वाइट बैलेंस बनाया, VIP जो है आउटडोर से इंडोर पे आ गया। हर कैमरे में एक प्री सेट भी रखा होता है। अगर आप अब इस कैमरे की डिटेल पढ़ेंगे ना गूगल से इसकी वो लेके, तो प्री सेट को देख लीजिएगा। हर बंदा अपनी प्री सेट सेट कर लेता है, प्री सेट पे जाके वो अपना काम कर जाता है, उस इंडोर आउटडोर दोनों के साथ बन जाता है। और प्री सेट में आप अपना स्टोर भी रख सकते हैं। सीन फाइल होते हैं, जब आप इसको गौर से पढ़ेंगे, अपने हिसाब से सीन फाइल करके रख लें, वो आपको काम आएगा। आप रिकॉल करेंगे वो आ जाएंगे। नए कैमरा में एक और चीज भी देखने में आई है, सब चीजें हम ऑटो पे छोड़ देते हैं। जाहिर है, एक आदमी 20 काम तो नहीं कर सकता है,
कुछ चीज़ें वाकई ऑटो पे छोड़ दें, वो आयरिस भी एडजस्ट कर ले, ये कर लेगा। अगर नहीं कर रहे तो आपको उसमें इंतज़ार नहीं करना है। आपने बगा एक तो जब भी कैमरे पे लाइव हो या रिकॉर्डिंग हो, जब भी काम करें आराम से करें, एकदम ना करें। बाद औक़ात अगर प्रोड्यूसर पीछे से कॉल करते कि यार आयरिस कम कर दो, और एकदम कम कर दिए सारा, यार थोड़ा बढ़ा दो। तो ये एक अपनी आदत बना ले कि जब भी आप कम ज्यादा करें तो बड़े आराम से, बड़े स्लाइटली, क्योंकि स्क्रीन आपको नजर आ रही है, आप देख लें। आपके पास छोटी स्क्रीन है, बैक एंड पे अगले के पास बड़ी स्क्रीन है, उसको ज्यादा नजर आ रहा है। तो आप जब भी काम करें अच्छे से करें। फोकस में इन कैमरों में फोकस असिस्टेंट भी आया हुआ है। अगर आप ऑटो पे छोड़ देते हैं और फोकस असिस्टेंट उसका ऑन है, तो आप इसको फोकस करें, पीछे कोई और बंदा जरा हिल गया तो उसने जल्दी उसको फोकस कर दिया, यार क्या हो गया ये। तो ये अपने अपने कैमरे से बंदा ट्यून हो जाता है ऐसा ऐसा। ये चीजें देख लें कि अब वो सिर्फ नहीं कि आप सिर्फ फोकस करके छोड़ दें, नई नई चीज आ गई, फोकस असिस्टेंट भी आ गया उसमें, उसको भी देखना है। बातों को शिकायत है यार नया कैमरा नाकाम हो गया, काम नहीं करते। एक्चुअली उसका फोकस असिस्टेंट उसने या ऑन किया होता है या ऑफ किया होता है। अपने हिसाब से देख ले कि आपके लिए जो कौन सी चीज सूट करती है। तो मुझे तो याद नहीं है कि वो ऑन करना था या ऑफ करना होता है, लेकिन है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। देख ले जहाँ आपका सब कुछ सही आता है। दूसरे कैमरों की किस्मों में एक और चीज भी दुनिया में आ गई है, पीटीवी में आ गई है। एक कैमरा तो आपका हो गया सीसीयू बेस्ड, दूसरा आपका ये स्टैंड अलोन कैमरा हो गया, जिसमें आपके पास हमारे पास NX5 NX3 चल रहे पुराने। उसके बाद तो JVC की कुछ आ गए, पैनासोनिक के आ गए, DSLR भी हैं, ऑस्मो भी हैं, और आपका ड्रोन भी है। अब जो जो लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, वैसे तो आप किसी भी एक कैमरे को पढ़ना शुरू कर देना तो बहुत बड़ी चीज़ है, पूरी इंजीनियरिंग उसमें हो जाती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको इल्म होना चाहिए। जैसे हमारे जो स्टैंड अलोन कैमरे हैं, इसमें कार्ड की अहमियत है, जिस पे आपने इसको रिकॉर्ड करना है। बैटरी की अहमियत है कि आप ड्रेन तो नहीं हो जाएगी, स्टैंड बाई आपके पास है कि नहीं है। इवेंट को देख ले, इस इवेंट में ये चल जाएगी कि नहीं। मैं एन वक्त पे, अभी तक तो मैंने ऑन रखे हुए, जो VIP आ गया कैमरा मेरा ऑफ हो गया, एक मुसीबत बन जाती। इन चीज़ों को आपने खुद अपनी कॉमन सेंस से चलना होगा। ये हो गया। इस तरह कार्ड हो गया इसके साथ कि आपके पास कार्ड करप्ट हो जाता है, दूसरा कार्ड है कि नहीं है, किसके पास है, क्या करेंगे। हमारे पास सम टाइम कम्युनिकेशन भी नहीं होती, उसने खुद ही सारा कुछ करना होता है। ये भी देखना होता है हमें कि आपने फैसला करना, आपको पता होना चाहिए किसके पास है कि कार्ड जल्दी से कार्ड मिल जाए, अपने पास रखे। दूसरा ये आ जाता है कि आपके पास एक मूविंग शॉट लेना है। बहरहाल PTV है, बेहतर समझता है, हम सब चीज़ें ठीक नहीं कर सकते हैं। PTV ने ऑस्मो कैमरे खरीदे थे PTV न्यूज़ के लिए, बड़े लो कास्ट के छोटे कैमरे हैं। उसके पीछे कहानी ये थी, अगर कोई VVIP किसी ऐसे माहौल में जाता है, किसी बाजार में जाता है, लेकिन आवाम को पता ना हो अचानक, और वो वहां जाए ताकि देखे कि यार मैं आवाम में फिर रहा हूँ, वो उसके लिए था कि वो सीमलेस नजर भी नहीं आएगा, कैमरा मैन उसको पकड़े हुए और वो जनाब उसके वो सब रिकॉर्ड करके ले आया। क्योंकि जहाँ PTV कैमरा नजर आता है VIP के साथ, तो लोग दौड़ते आ जाते कि यार तो कोई बड़ा आ गया है, तो सिक्योरिटी के मसाइल बन जाते हैं। तो ये आस्मो कैमरे छोटे छोटे, ये जायरो स्टेबलाइज कहलाते हैं, जिसमें आप सब कुछ यूं बड़ी आसानी से हो जाता है, बस आपने रिकॉर्ड पर डालना है। तो ये कैमरे भी हैं। ड्रोन में भी उसके भी अपने तकाजे हैं। लोग समझते हैं कि यार हमारे एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर थे तो फोत हो गए, अल्लाह ने बख्शे। वो मुझसे बहस करता है कि यार आप ड्रोन ड्रोन करते हैं इतना, जब इसको हम किराए पे लेते हैं तो ये होता है वो होता है। मैंने देखा शादी ब्याह में एक बच्चा उड़ा रहा था उसको, वो बिल्कुल सही कह रहा था। ड्रोन कैमरा ये किस्में भी हैं कि बच्चे भी उड़ाते हैं, लेकिन हमने तो दिखाना है। अगर आप एक ड्रोन को उड़ाते हैं तो उसका ऑपरेटर उसको तो उड़ा तो रहा है, उसकी वीडियो कहाँ आ रही है? आया वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ रही है। उसके बाद क्या OB से मुंसलिक है वो, क्या वो स्विच उसको कट कर सकता है? उनको भी देखना होता है। हमें तो बड़ी आसानी से कहते हैं कि यार ये तो ड्रोन तो बड़ा यार शादी ब्याह में चलता है, लेकिन असल बात यह है कि उस ड्रोन को, उसकी फुटेज आप स्विचर तक पहुंचाएं, पता नहीं किस फॉर्मेट में निकल रहा है, पता चले उसे सिर्फ HDMI आ रही है, और HDMI ने पता चला कि स्विचर उससे सिंक ही नहीं करता है। इसकी वीडियो बनानी पड़ेगी, वीडियो केबल इस स्विचर से सिंक कर जाएगी नहीं, इसके सिंक मसाइल होते हैं। तो बहरहाल ये भी याद रखिएगा, ये भी कैमरों के हिस्से हैं।
स्टूडियो कैमरा हो गया, आपका ये पोर्टेबल कैमरा हो गया, आपका डीएसएलआर कैमरा हो गया, आस्मो कैमरा हो गया। डीएसएलआर भी बहुत अच्छा कैमरा है। हमें ये अक्सर कहा जाता था कि यार ये डीएसएलआर पे देखें, आप फोकस करते हैं तो ये शार्प फोकस आ रहा है, इतना शार्प है कि पीछे वाला डिफरेंशियल में चला गया, वो डिफोकस नजर आ रहा है, ऐसा शॉट चाहिए। तो डीएसएलआर कर सकता है वो चीजें। अब तो हमारे कैमरे बात इस तरह अच्छे हैं, कर सकते हैं ये चीजें। लेकिन डीएसएलआर में एक चीज, एक सेकंड, डीएसएलआर में एक मसला है, आपने शॉट बना लिया बस, उसको आप जूम इन जूम आउट की लिमिटेशन आ जाएगी आपके पास। एक और चीज आ जाती है, हमारे कैमरे जो हैं वो घंटों घंटों ऑन होते हैं। वीआईपी के आने से पहले भी घंटों ऑन है, वो दौरान भी ऑन है, और उसके बाद भी कहते जाना नहीं, सब्र करो, वापस ना आ जाओ। ठीक है, डीएसएलआर जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए उसके हार्डवेयर काम करती है, एक स्पेसिफिक टाइम गुजरने के बाद उस पर आप एतबार नहीं कर सकते। जी फरमाइए। सर अखिल साहब, सर हमारे पास कैमरे हुआ करते थे, बीटा कैमरा आया, उसके बाद डीसी प्रो आया, फिर एक्सटी कैम आया, फिर उसके बाद ये डिजिटल कैमरा। पहले फिक्स हमारे पास वो ये मतलब फिल्टर होता क्वांटिटी थी, इसके अलावा ऑप्शन नहीं, बाद में एंटी आया। तो ये स्टूडेंट को बता दें कि हम वन कहाँ पे लगाते थे और वन कितना कैलकुलेट होता था, क्यों कहाँ लगाते थे। ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ इसको कहाँ पे लगाते थे, क्यों लगाते थे। मैं समझ गया। हाँ, देखें, कैलकुलेट के बाद जब हम कैमरे की थ्योरी में जाते हैं ना, किसी चीज की थ्योरी में, तो मैं थ्योरी को डिस्कस नहीं करता, क्योंकि थ्योरी आपके पास अवेलेबल है बुक्स में, गूगल में। हम प्रैक्टिकल की बात, जो चीजें हमने फेस की है, हमें देखें ये मसाइल पीटीवी के साथ आ रहे हैं, हम उस तरफ जाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि आपके जो स्टूडियो कैम है जिनमें फिल्टर की ऑप्शन है, आप वन पे जाएंगे, इससे नीचे और फिल्टर नहीं है। आपको जो कम से कम लाइट है स्टूडियो के अंदर या किसी कमरे में, तो आप वन पे जाएंगे। आप जितने ज्यादा लाइट में चलते जाएंगे, सूरज शाम वाली सूरज है, सुबह वाली सूरज है, और दोपहर वाली सूरज है, उसमें आप फिल्टर बढ़ाते जाएंगे, 2 3 4 इस तरह जाएंगे। बस ये इसकी याद रखें, ज्यादा फिल्टर 3200 कम से कम के लिए है, क्योंकि आपने कैलकुलेटेड बता दिया ना। जब आप उधर चले, सूरज में चले, तो कैलकुलेशन तो खत्म हो गई, सूरज है तो बहुत कुछ हो रहा है, उसकी धुलाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्वेटा वाले कुछ कहना चाह रहे थे? एक्सक्यूज मी सर, पेशावर से बात कर रहा हूँ सर। जी, जी। एक क्वेश्चन है, जो पैनल पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते सर, आप भी यहाँ हमारे साथ वो करते थे, देखा है आपको, आपके उसमें निगरानी में काम भी थोड़ा बहुत किया है। तो कैमरामैन और सीसीयू वाले जो इंजीनियर होते हैं, तो सर अपर्चर और सिचुएशन का यहाँ पर इशू ये होता है कि कैमरामैन कहता है कि जी ये ऊपर उसको कहते हैं 2.8 पे ले आए, तो जब ऊपर वाले कहते हैं जी यहाँ 2.8 हो गया है, लेकिन कैमरामैन कहता है नहीं है। तो ये क्या हिसाब है, मतलब अच्छा। इसको इंजीनियर कंट्रोल करेगा अपर्चर और सिचुएशन को, या कैमरामैन उसको? स्टूडियो की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप किस कैमरे की बात कर रहे हैं? क्या आप सीसीयू बेस्ड कैमरे की बात कर रहे हैं या स्टैंड अलोन कैमरे की सर बात कर रहे स्टूडियो में जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं पेशावर सेंटर के सर, और उधर जो कंट्रोल के सीसीओ जो कंट्रोल करती है सर। हैं? अच्छा, तो जो अगर सीसीयू के कैमरे हैं तो जाहिर है वो आपके एचडी नहीं है, नॉन एचडी हैं। उसके पास, आपके पास वो भी लगे हुए हैं, उसके वो कौन सा मॉनिटर है, ग्राफिक मॉनिटर जो भी है, जिसमें आपकी वेवफॉर्म मॉनिटर जो है, वो आपके पास लगे हुए हैं। आप अपने मैक्सिमम से ना जाएं, 1 वोल्ट से आगे ना जाएं आप, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, अब टेलीविजन उस 1 वोल्ट का मोहताज नहीं रहा है। लुक एंड फील पे जाएं, आप बिल्कुल थ्योरी पे ना जाएं, क्योंकि इंटरनल इनकोडर उसका किस तरह ट्यून है ये आपको पता नहीं है। अगर आपको पता होगा तो फिर तो आप उस पर बहस कर सकेंगे। जब पता नहीं है उसका, तो आप लुक एंड फील पे जाएं, जहां आपको तस्वीर अच्छी लगे वहां छोड़ दें, क्योंकि चौकी जाना जुर्म है, चौकी जाना भी जुर्म है। और इसके अलावा जब आप कोई तस्वीर इतनी ब्लैक कर देते हैं, इतनी लो लाइट कर देते हैं, वो भी अच्छी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, जितने भी नए कैमरे आ रहे हैं सीसीडी के बाद, इन सबको कैंडल लाइट कैमरे कहते हैं, लो लाइट कैमरे कहलाते हैं। लाइट की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, इसलिए आप अपर्चर खोल सकते हैं, लेकिन इतना खोलें कि आपका कोई चीज़ चमके नहीं। अगर आपके चेहरे में कोई चीज़ चमक आएगी तो मतलब है आप इसको क्या नाम है, आपका अपर्चर कम करें।
आप उस पे ना जाएं कि ये इतना स्टाफ है, इतना है, ये है, इस पे ना जाएं, लुक एंड फील पे जाएं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जितना HD इक्विपमेंट आ रहा है, किसी के पास के साथ कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ व्यू फाइंडर है और आपका जो स्क्रीन है वही है। तो आप लुक एंड फील पे जाएं, जहां आपको तस्वीर अच्छी लगे। अगर आप बढ़ाएंगे तो चौकी हो जाएगी, कम करेंगे तो काली हो जाएगी। बस इस लुक एंड फील पे जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच हेल साहब। बाबा हेल साहब ने बड़ी डिटेल में आपको उसकी इनपुट के बारे में बताया है जो बिल्ट इन है, तो क्लियर है सारा कुछ। ये जो अपर्चर, शटर और ISO, ठीक है, एक्सपोजर जहाँ पे मैं छोड़ के गया था। बाकी जो एक बच्चे ने जो कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर की अपना कवरेज है तो आउटडोर इंडोर, बाबा हेल साहब ने बता दिया। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि प्री सेट भी होता है, कैमरे के साथ ही होते हैं, वो एक नॉब सी होती है स्टील की। तो प्री वाइट बैलेंस की बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसा बच्चे करो कि वाइट बैलेंस पहले ही A और B लिखा होता है वाइट बैलेंस के नॉब पे, और छोटी सी किल्ली सी होती है स्टील की, वो A पे रख लो, B पे रख लो। और प्री सेट भी होता है, प्री सेट बिल्ट इन उन्होंने सेट किया हुआ है कंपनी ने कि इस पे आपके आउटडोर इंडोर चल जाएगा। लेकिन 100% नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, 100% उसका रिजल्ट नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि A और B दो ऑप्शन है। हम ये करते थे कि हमने बड़ों से सीखा है कि A से अंदर, B से बाहर, A से अंदर इंडोर, B से बाहर आउटडोर। वो दोनों को पहले ही इंडोर, वो पहले A पे रखे, इंडोर लाइट ऑन करके आर्टिफिशियल 3200 केल्विन उस पे कर लें, फिर बाहर निकलें धूप में, उसको B पे रखें और वो भी कर लें, आपका इनफ। अब आपको जरूरत ही नहीं बाद में वाइट बैलेंस करने की। और आप जब भी जाएं सिर्फ कैमरे को नीचे किया, उसकी A पे था तो B पे कर दें, B पे था तो A पे कर दें, तो 100% आपको मिल जाएगा। बाकी बैक फोकस का भी उन्होंने बताया, बैक फोकस भी लेंस के नीचे एक नॉब होती है। बैक फोकस हर लेंस के नीचे एक साइड पे ना नॉब होती है, उसको पुश करके लेफ्ट राइट करें, लॉन्ग शॉट करके जहां पे आपको शार्प फोकस हो उसको छोड़ दें, वो फिक्स हो जाएगा। और इन्होंने बताया बहुत अच्छा कि बैक फोकस अगर शार्प है, ओके है, तो फिर आपकी ईच एंड एवरीथिंग, वो मिड लॉन्ग ये वो सारा कुछ फोकस ही होगा, ठीक है। वरना आप क्लोजअप में जाएंगे तो मिल जाएगा फोकस, लॉन्ग करेंगे तो फोकस हो जाएगा। इसलिए लेंस के नीचे ही होती है नॉब बैक फोकस को फोकस करने की, वो इतना आपको प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी वो डिस्क्रिप्शन में है, हर कैमरे के मतलब गूगल में डिस्क्रिप्शन होती है उसकी, वो पढ़नी भी चाहिए। लेकिन वो तभी समझ आएगी कि आपने किसी बड़े से या किसी से सीखा है कि एक्सपोजर क्या है, ठीक है, लेंस क्या है और वाइट बैलेंस क्या है, उसका पता होना चाहिए। लाइट क्या है, 3200 केल्विन इंडोर है, 5600 केल्विन आउटडोर है, इनका पता होना चाहिए। कलर, ये वाइट लाइट क्या है, इट्स कंसिस्ट ऑफ 7 लाइट्स, उसमें 7 कलर्स हैं विगिन, वो भी डिटेल है। स्पेक्ट्रम है उसके साथ लाइट्स का, अगर वो स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट करें तो आपको सारी लाइट्स के कलर्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है और छोटी छोटी है, बेसिक है, ये इनका होना जरूरी है। नॉर्मली प्रैक्टिस है कि हमारे कैमरामैन रोज कोई भी शॉट फोकस करना होता है तो पहले फुल जूम इन करते हैं, फोकस करके इनपुट आउट करते हैं। जबकि कैमरे पे एक बटन दिया गया होता है मैग्नीफाइंग का, अगर वो पूरा प्रोसेस ठीक है, जूम इन करके फोकस करके देन आउट करना, देन मैग्नीफाइंग फिर एक एक्स्ट्रा बटन और एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी दी गई। वो मैग्नीफाई का वो देखे ना मीनिंग भी क्या है, ठीक है, उसमें ऑटो फोकस भी है सारा कुछ, जैसे प्री सेट है। फिर कैमरा मैग्नीफायर सिर्फ आपको जब आप उसको वन टाइम प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा आपको स्केल कर देते हैं, सेकंड टाइम करते हैं तो और स्केल कर देते हैं, थर्ड टाइम करते हैं बिल्कुल आपको ज्यादा स्केल कर देते हैं, फिर फोर्थ टाइम प्रेस करते हैं वापस। ये सारा इन इमरजेंसी केसेस है, आपको मैनुअली। शेप भी है, देखो आपके पास सवाल आ गया
जब आपके पास कैमरा होता है और कैमरे में फिर आपके पास लिटरेचर पढ़ते हैं तो बड़े उसके डिस्क्रिप्शन मैंने वही बताया कि डिटेल, अब पहले हमें इनको इंजीनियर सबको बुला के, जापान से टीम आती थी, वो बाकायदा वो डेमो देते थे, ठीक है, उस कैमरे का मतलब। सेट की तरह ही प्रॉब्लम है, लेकिन आप वाली बात आप उस पे ना जाइए, अपना वो प्री सेट उसको पुश करे हो जाएगा फोकस, नो, लेकिन यू डोंट डिपेंड ऑन दीज थिंग्स। आपने जूम इन करके उसका जूम आउट जैसा भी शॉट है वो आपने देखना है, वो परफेक्ट है, ठीक है। फिर आप किसी जगह पे किसी वक्त भी उसको जितना आपको डिमांड है साइज ऑफ शॉट की, वो आप यू कैन डू इजीली, ठीक है जी। नो बंद करेंगे ना, नो, एक ऑटो पे रखेंगे ऑटो पे रखेंगे तो जाहिर है वो मैं आगे से गुजर जाऊंगा तो फोकस शिफ्ट। लेकिन ये जो कवरेज है ना, ये जो न्यूज कवरेज ये सारी चलती है ऑटो पे। और दूसरा ये है कि जब आप काम करोगे तो आपका वो रिंग तो है, फोकस भी लेंस के साथ ही है, अपर्चर भी उधर ही है, जैसे उन्होंने बताया कि अपर्चर भी यू कैन चेंज इट, फिल्टर हैं 1 2 3 4, वो पहले एक्सडी कैम में 4 थे, वन फिल्टर जो है वो मिनिमम कलर टेम्परेचर पे इंडोर है, वो होता है इंडोर के लिए 3200 केल्विन पे, सर लाइट कोयटा आने सेंटर पे से बात उस पे करना करें। चाहेंगे आपसे। और 2 3 वो जो आउटडोर पे, बस दैट्स ऑल। वो सर बिल्ड कोयटा है। सेंटर से बात करना चाहेंगे आपसे। जी जी। जी जी। सर माशाल्लाह आपका लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है और आज हम काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं और महसूस भी हो रहे हैं। सर एक छोटी सी सिचुएशन हमें पेश आई थी। एक इवेंट था, कॉन्सर्ट हुआ था कोयटा में, ओबी लगी थी हमारी। तो कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले जो हमने वाइट बैलेंस किया था कैमरों को, मैं खुद वहाँ पे कैमरामैन, बतौर कैमरामैन में ड्यूटी लगी थी। तो वाइट बैलेंस हमने जो ये हमारी 3200 केल्विन की लाइट होती है इस पे किया था। लेकिन जब कॉन्सर्ट शुरू हुआ और वो पीछे जो रंगीन लाइटें थी, येलो ब्लू रेड ग्रीन, इस तरह वो इवेंट ऐसा था, तो उसमें कलरफुल लाइट इस्तेमाल की गई। तो जब हम शॉर्ट्स बनाते थे सिंगर्स का या म्यूजिशियन का, तो वो कलर्स यानी काफ़ी अजीब किस्म के आते थे शॉर्ट्स में ना। तो अगर एक कलरफुल लाइट्स हो तो क्या हम वाइट बैलेंस में उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, या सिर्फ वाइट बैलेंस के लिए हमें सिर्फ ये 3200 केल्विन की लाइट ही चाहिए? ये नाइट का वक्त था, उस वक्त की मैं बात। देखिए बाबा हेल साहब ने आपको डिटेल से वाइट बैलेंस का बताया कि जो वाइट पेपर आप रखते हैं वाइट बैलेंस के लिए, जब वो वाइट टोन देता है ना तो इट्स मीन्स इट्स ओके। तो फिर उसके बाद 7 कलर्स अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं, रेड रेड होगा, ब्लू ब्लू होगा, येलो येलो, ब्लैक भी जो इन्होंने इसमें, वो ब्लैक भी अपनी जगह शार्प जेट ब्लैक होगा। और बात सुन, आपने वाइट बैलेंस वाइट पे करना है, उसके बाद जितनी जी चाहे कलर आर्टिफिशियल लाइट्स दें वो अपने टोन्स देंगी लाइट्स, उसमें फेस टोन नहीं खराब होती। बस इसमें आपने एक बात बड़ी अच्छी की है कि हमने उसको 32 केल्विन पे पहले वाइट पेपर पे वाइट बैलेंस किया आपने ना। वो क्वेटा वालों से बात करूं क्योंकि वो इंडोर प्रोग्राम था इसलिए आपने 32 किया। ठीक जी है? जी जी सर, जी सर, बिल्कुल। रिकमेंड करते हैं, ठीक है। हाँ। और आपने व्हाइट पेपर पे किया इसलिए किया कि आपके कैमरों का इनकोडर जो है वो उससे ट्यून हो जाए। ओके, जी सर, उसके बिल्कुल। बाद चाहे वो सुर्ख कपड़े वाली आती है या सबस लाइटों वाली आती है, कोई कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डिस्टर्ब नहीं होगा, वो नहीं होना चाहिए। ना 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 होना चाहिए, फिर आपने वो कोई white और balance प्रॉब्लम है। ये सही किया। आपके कैमरे में कोई और मसला हो सकता नहीं इन्होंने किया ये है, मुझे समझ आ है। गई। ये नहीं, इनका मैं जो सवाल समझा आप ये समझे ओ, क्या वो कि कलरफुल नहीं लाइट नहीं में करें? नहीं, इन्होंने किया ये है जी, कि जी। जब वाइट बैलेंस किया ना तो वो कलर्स लाइट भी ऑन थी, हाँ, वो टोन नहीं, ऊपर चढ़ते 32 थे। केल्विन की बात की तो 32 वो नहीं, जी जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर, आपने अच्छा बिल्कुल ये सही कहा देखें, सर, कलर जब लाइट भी आना। ऐसा म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो ना तो जो अपना लाइट्स है ना कलर, ठीक है, वो सारी कलर लाइट्स ऑफ करके सिर्फ वाइट कलर पे आपने करना है। वो चूंकि कुछ लाइट्स ना पार्किंग लाइटें, वो जो है बीम, वो ऑन होगी, वो रेड ब्लू वो टोन ऊपर वाइट पे चढ़ी होगी। हाँ, तो ये ध्यान में रखना, जो जो कलर वाइट पे आता जाएगा ना वो फिर माइनस ही हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है ना? हाँ, वो एक सेकंड, सॉरी सर, आपने जो प्रॉपर लाइट है, फेस लाइट प्रॉपर उस पे करना है, वाइट बैलेंस करना है। ये नहीं कि किसी भी जगह कर ले वाइट होगा, कोई लाइट उस पे नहीं आनी चाहिए, दूसरी लाइट बस। जो आपके फेस लाइट
अच्छा उसका जो सवाल बचेगा वो कह रहा बैकग्राउंड पे वो कलर और प्रॉपर फिल्टर लगाओ, इंडोर है तो बाहर आप ये तो टाइप लगे। नहीं, डिस्टर्ब नहीं होते। आप उसको ये कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं। देखिए ना, दो चीजें आती है ना, वो जो आपने बता दिया उसको कि ऐसे ही करना चाहिए। अब उस टाइम पे कलर लाइटें ऑन थी कि नहीं थी? मैं उन्हें बता दिया है कि जब भी कंसर्ट हो, बेशक जितनी कलरफुल लाइट्स हो, सबको ऑफ करके सिर्फ जो फेस लाइट है, वाइट लाइट है, उस पे आपने वाइट बैलेंस करना है। वाइट बैलेंस करके इसको खत्म करें, और उसके बाद जितनी जी चाहे वो लाइटिंग वाला लाइटें ऑन करे और आप करें, हर लाइट की आपने अपनी एक्यूरेट टोन आएगी। बाकी जी ओके बाकी सर अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी। सर ये स्लाइड्स प्लीज अगर शेयर कर दी जाए ग्रुप में तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। स्लाइड्स डेली यहाँ पे WhatsApp ग्रुप। डिस्प्ले पे चलती है ना, वहां पे अगर शेयर कर दी जाए किसी ग्रुप में तो बेहतर हो ओके जाएगा, क्योंकि ओके ओके ओके। अच्छा, मैंने कोई 2-3 साल पहले भी मैंने किया था, मुसलसल मैं लेक्चर देता हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। कौन कौन है उसमें? है ना व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है, द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। आर्ट ऑफ फोटोग्राफी है उसके नाम पे, वो मैं व्हाट्सएप को या सुधीर इनको कर देंगे ना, तो उसमें शामिल हो जाए फिर। जी, आपको कर देंगे तो फिर वो डेफिनेशन और तस्वीरें और भी बेशुमार मेरे पास मटेरियल है। सर काइंडली उस ग्रुप अरे का इनको बता दें। भेज दीजिएगा। लाहौर, कोयटा, कराची, मुल्तान, सब अपना अपना ना एक एक नुमाइंदा चुने, अपना फोन नंबर दे दें, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप वाला, तो फिर वो उनको अपना शामिल करके, तो वो आगे सारे ना एडमिन बन जाएगा, तो सबको वो मिल जाएगी। ओके, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू सर। जी उधर आ रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं भूल जाऊंगा। अच्छा अच्छा, मेरे पीटीवी के साथियों, एक चीज हमने आउटडोर में फील की है, जब आप छोटे कैमरे जो हैं पोर्टेबल, इनको केबल लगा के अपने रिकॉर्डर की तरफ लेके जाते हैं या स्विचर की तरफ लेके जाते हैं, तो एक मसला दरपेश आता है, उसको जरा गौर कीजिएगा। आपने जब भी छोटा कैमरा लगाना है तो 100 मीटर से केबल ना बढ़ाएं। अगर आप 100 मीटर से केबल बढ़ाएंगे तो आपको उसकी आउटपुट नहीं मिलेगी। और एचडी में आपने एचडी ही केबल इस्तेमाल करनी है, अगर एचडी नहीं होगी तो फिर मसला होगा। अभी हमने एक चीज फील की है, यहाँ पर हमने कैमरा प्राइम मिनिस्टर पर लगाया हुआ था, उसकी केबल हमने लंबी कर दी, मजबूरी थी। उसकी वीडियो केबल हमने 100 की बजाय 200-250 कर दी। सिग्नल तो हमें मिल गया, लेकिन वो शॉट उसका ऐसा था कि वो फिर कट करने के काबिल नहीं था। हम कैमरामैन को कहा, यार तुम फोकस नहीं करो, कहता मैं फोकस कर रहा हूँ। बाद में हमने देखा कि केबल लेंथ की वजह से प्रॉब्लम हुई। इसका ख्याल सिग्नल कीजिएगा। सिग्नल का मसला हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कैमरामैन, कि इनकी आपस में जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है ये क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। अगर आप ओबी में बैठे हैं या पैनल स्टूडियोज में बैठे हैं, नीचे कैमरामैन या बाहर कैमरामैन हेडफोन लगा के स्टैंड बाई हैं, तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपकी है तो प्रोवाइड कर रहा है कैमरामैन, डिमांड आप कर रहे हैं, प्रोवाइड कैमरामैन कर रहा है। इसलिए आपकी जो कन्वर्सेशन है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे, और उससे पहले हम शॉर्ट्स का बताएंगे, इसकी जो ग्रामर है प्रोडक्शन की। ठीक है, उसमें शॉर्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में आजकल ब्यूटी शॉट भी कह रहे हैं, कि लोकेशन पूरी जितनी भी जगह है उसको रजिस्टर करने के लिए। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। उसके बाद है लॉन्ग शॉट, जो रिक्वायर्ड शॉट है कॉम्पैक्ट, थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो कॉम्पैक्ट एक रिच कंपोजिशन में आप लॉन्ग शॉट लेंगे, खूबसूरत शॉट। वो आपका हमारे उस्ताद थे निसार मिर्जा साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो कहते थे कि कैमरामैन के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग शॉट बहुत ताकतवर होना चाहिए, बड़ा रिच कंपोज्ड होना चाहिए।
वो 4 स्टार कैमरामैन थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओपनिंग और क्लोजिंग शॉट बहुत रिच होने चाहिए, दरमियान में सब कुछ चल जाता है, पैनिंग आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन पहला शॉट बड़ा ही इंप्रेसिव, बड़ा खूबसूरत शॉट होना चाहिए, रिच कंपोज्ड। तो लॉन्ग शॉट, कॉम्पैक्ट शॉट जितना रिक्वायर्ड है कि गैर जरूरी चीजें उसमें शामिल नहीं होती, वो लॉन्ग शॉट है, कॉम्पैक्ट। एक एक्सट्रीम हो गया, एक लॉन्ग शॉट है। उसके बाद आ गया मिड लॉन्ग। मिड लॉन्ग वो है जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग को भी नहीं रखना, अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो वो रजिस्टर करने के लिए, ताकि वो सब लोग आ जाए, 2 4 6 10 12 जितने भी, वो कॉम्पैक्ट शॉट होता है, वो उसको कहते हैं मिड शॉट, मिड। उसके बाद है क्लोजअप, और क्लोजअप में भी उसको आप मिड ही बोल दें, यार मिड शॉट करो, तो इसका मतलब है प्रोड्यूसर और कैमरामैन फौरी, मिसाल के तौर पे डिस्कशन प्रोग्राम है, यार ये इनका एक सोलो शॉट दे दो। सोलो मीन सिंगल बंदे का, फलां मिनिस्टर का, फलां पार्टिसिपेंट का, साथ वाले का सिंगल शॉट, वो 2 शॉट नहीं होगा, सिंगल शॉट क्लोजअप। मिड इतना ना पेट आए ना ये आए, ये आप पे कॉम्पैक्ट, दूसरे के शोल्डर ना आए, हाथ ना आए, कॉम्पैक्ट सिंगल शॉट जो ये कैमरामैन पे है, फौरी एक कंपोज्ड शॉट दे, दैट इज क्लोजअप। उसके बाद है, अब करंट अफेयर में तो बीसीयू नहीं चलेगा, या बीसीयू बना दे उसमें नहीं चलेगा, करंट अफेयर में उसका वही रहेगा जो क्लोजअप है, सिंगल शॉट, सोलो शॉट, सिंगल शॉट, सोलो शॉट, ये एक ही टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, सिंगल या सोलो या मिड सिंगल शॉट। ड्रामे में बीसीयू चलता है, बीसीयू क्या एब्रीविएशन है, बिग क्लोजअप शॉट, ठीक है। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, मिड लॉन्ग, क्लोजअप, बीसीयू बिग क्लोजअप, और ओएस ओवर द शोल्डर। ड्रामे में ओएस ओवर द शोल्डर, कि एक बंदा बात कर रहा है, मैं जिससे व्हाट्सएप से कर रहा हूं कि मेरा शॉट आएगा, इनके पीछे कैमरा रखेंगे, इनका शोल्डर और सारा आएगा थोड़ा सा, बाकी मेरा शॉट होगा, और दैट इज ओवर द शोल्डर, ओएस। यार ओएस बनाई, फौरी कैमरामैन को पता चलता है कि ओएस मैंने फौरी तौर पे टू शॉट ही, लेकिन क्या एक बैक पे है, एक फ्रंट है, वो ओवर द शोल्डर। क्लियर है? अब मैं आ रहा हूं उधर। अच्छा, यू शेप, ये भी 2 शॉट है, लेकिन क्या है, मैं और व्हाट्सएप बातें कर रहे हैं, तो अब कैमरा पीछे नहीं जाएगा, उधर जाएगा। अगर आपकी 180 लाइन वो ही है, 180 पे भी आ जाऊंगा, तो कैमरा उधर आएगा, हमारे दोनों के 2 शॉट, कॉम्पैक्ट 2 शॉट आएगा, उसको कहते हैं यू शेप, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर जी। एक क्वेश्चन है, पेशावर सेंटर से मैं कैमरामैन बोल रहा हूँ सर। ये जो आप शॉट्स बता रहे हैं ना सर, एक्सट्रीम क्लोजअप, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, लाइक सर इसका कुछ रेशो फिक्स्ड है कि ये हमने किस रेशो से वो करने हैं? क्योंकि अक्सर जो है वो प्रोड्यूसर हमें कहता है कि यार प्रोफाइल शॉट दे दे या मिड शॉट दे दे, जो तो वो जब हम अपने हिसाब से देते हैं तो वो कहते हैं और क्लोज कर लें, और तो वो हम अच्छा, मैच बात नहीं सुने हो पाते मेरी, हैं सर। मेरी बात सुने। मैंने पहले बताया कि मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं प्रोडक्शन की, ये ग्रामर है। इसके बाद आप थोड़ा 3/4 करें, थोड़ा साइड पे करें, थोड़ा इन कर लें, ये आपकी आंखों का, आपका दिल का मामला है, आपकी खूबसूरती है, जितना खूबसूरत किसी को साथ कंपोज करना है, फ्लावर वास पड़ा है, ये माइक है, अगर मैं इधर खड़ा हूं कैसा शॉट, इसको निकाल देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने खुद फोटो बनाई, माइक आ जाएगा थोड़ा सा तो पता चल जाएगा मैं रोस्टम पे खड़ा हूं, ठीक है ना। तो ये आपने खूबसूरत शॉट बनाना है, को बंदिश नहीं इसमें, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। उसके बाद है सोलो शॉट, सिंगल शॉट, वो हो गया, ठीक है, मिड शॉट। और शॉट्स इस तरह के होने चाहिए कि जिस बुरा शॉट ना हो, कि मिसाल के तौर पे मेरा शॉट है तो यहां तक कोई शॉट नहीं होता, या मिड लॉन्ग है और या तुसी गोडे कटे ने तो इत्थों तक कोई शॉट नहीं मिड लॉन्ग, या पाँव आ जाए, या इतना शॉट आए, या इतना आए, इससे ऊपर भी बुरा लगेगा। या तो बिग क्लोजअप होगा, बिग क्लोजअप में भी चिन कभी ना काटें, चिन से लेके माथा आधा काट दें, आधा माथा, कैप शैप उड़ा दें,
और माथे दरमियान तक ये शॉट रखे और ये कान उड़ा दें और इतना शॉट और ये चिन्ह आ जाए थोड़ी सी, तो ये बिग क्लोजअप है, खूबसूरत, इसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। ये शॉट है। कोई काट देते हैं, चिन्ह भी काट देते हैं, आईब्रो भी काट देते हैं, वो बीसी, उसको पता ही नहीं बेचारे को, ये शॉट ही नहीं है। तो ये शॉट्स की शेप है, ये होनी चाहिए। फिर है टॉप शॉट है कि हम बैठे हुए हैं, कैमरा ऊपर लगा दिया है, तो ये टॉप शॉट है। टॉप शॉट का वो भी एक रिक्वायर्ड शॉट होते हैं, को पॉइंट ऑफ व्यू है या उसको रजिस्टर्ड करने के लिए जगह को, ठीक है, वेरिएशंस देने के लिए, वो भी है, टॉप शॉट है। या कोई नॉन प्रोफेशनल लो एंगल पर आके शूट कर लेते हैं, हाँ, ठीक है ना, गैर जरूरी शॉट्स तो लेने की जरूरत नहीं, लेकिन लो एंगल हॉरर के लिए जो उसको लो एंगल कहते हैं, अगर कैमरा ग्राउंड पे हो, सब्जेक्ट से नीचे कैमरा चला जाए तो वो लो एंगल है, ऊपर चला जाए तो वो टॉप शॉट है। ट्रैक शॉट है ड्रामे के लिए और किसी भी प्रोडक्शन में ट्रैक शॉट है। और जिब पहले ट्रैक बिछाया जाता था, उस पर डाली रखी जाती थी, कैमरा मैन ऊपर होता था, तो ट्रैक शॉट लेते थे, बड़ा खूबसूरत, बड़ा स्मूथ, कोई जरक नहीं आनी चाहिए, हिले ना, शेकी ना हो, स्मूथ एक ट्रैक शॉट, छोटा हो जाए लेकिन खूबसूरत हो, वो ट्रैक शॉट है। आजकल फिर जिब आ गई, जिप पे वो छोटी क्रेन उसको कहते हैं जिप, उस पे कैमरा लगाया और ट्रैक किया, जिप एक जगह ही है लेकिन उसको ट्रैक कर रहे हैं कैमरे को, ठीक है, वो हो गया, वो भी गई। अब गिम्बल आ गई, अब उसमें जनाब वो शेकी भी नहीं होता, वो बड़ा स्टेबलाइजेशन है उसमें, इतनी खूब अच्छी बनाई है कंपनी ने कि मूवमेंट करेंगे तो वो शेकी नहीं होगा। जिब आ गई, उस पर आप ट्राई करेंगे, ठीक है, तो वो स्मूथ आएगी ट्राई। ये सारी चीजें आप गूगल देखा करें, चीजें सारी, या प्राइवेट सेक्टर में तो हैं, तो गूगल में सब कुछ है, तो गिम्बल वगैरह आ गई है। और इसके बाद ऑस्मो ये वो सारा, उसमें सारा स्टेबलाइजेशन बढ़ा है, और उससे भी आगे के कैमरा का आ गया। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, तो वो पता ही नहीं चलता फिर कि ये कर क्या रहा है, लेकिन वही कैमरामैन कर सकता है कि जिसके अंदर डायरेक्टर भी हो और कैमरामैन भी हो। और शॉट्स डिवीनिंग क्या होती है, शॉट डिवीनिंग का काम है सारा, कि शॉट कैसे लेना है और किस तरह लेना है, और बस लोग देखते रह जाए, ये शॉट्स होते हैं, ठीक है, ट्रैक शॉट। फिर डॉली इन के हमारे टीवी में भी है, डॉली है 3 पहियों वाली, उस पर कैमरा लगाया तो हल्का सा ड्रामे में इस्तेमाल हमने बहुत इस्तेमाल, डॉली इन की स्मूथ, जगह का स्मूथ होना बड़ा जरूरी है, जाहिर है, फर्श हो अच्छा हो, टाइल ये वो जरकना, तो डॉली इन वो ट्रैक इन कहलाता है। और ट्रैक बैक, डॉली इन क्या होता है, सब्जेक्ट की तरफ जो कैमरा जाएगा वो डॉली इन होता है, लेकिन होता क्या है, वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब वो कैमरा लेंगे ना डॉली इन का, तो समझ आ जाएगी कोई बंदा आ रहा है, तो कट किया तो वही आ रहा होता है, लेकिन उससे पहले, उसके बगैर जो डॉली इन शॉट है वो पॉइंट ऑफ व्यू कैमरा होता है। पॉइंट ऑफ व्यू किसका, वो सेकंड शॉट में पता चल जाता है, ठीक है ना। वो फिर इसी तरह डॉली आउट तो कोई शॉट नहीं वैसे, लेकिन वो एस्टेब्लिश करने के लिए लोग कहते हैं कि यार ट्रैक आउट कर ला, वो लेकिन नहीं, ये डॉली इन वाला वो है डिफरेंशियल शॉट। 2 बंदे खड़े हैं तो उसमें डिस्टेंस बड़ा काउंट करता है, कैमरे का फोकल लेंथ क्या, अभी बड़ा कुछ पढ़ाना था, तो फिर इंशाल्लाह फोकल लेंथ होता है कि लेंस कैमरा, तो फोकल लेंथ से भी वो हो जाता है, ठीक है, कैमरे की डिस्टेंस से। होता क्या है कि ड्रामे में ड्रामाटाइज करने के लिए सीन को, कि जो बोल रहा है वो फोकस है, तो जो बात सुन रहा है वो डिफोकस है। फिर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, फोकस दूसरे करेक्टर पे शिफ्ट हुआ और ये डिफोकस हो गया। दिस इज द डिफरेंशियल शॉट, डिफरेंशिएट करना, फोकस शिफ्ट, पहले इधर था, फिर वो बोला तो उधर गया, फिर वापस। तो क्या है वो बहुत वो फोकस आपने वो रखना है
कि पहला फोकस किधर है, ठीक है ना, उसको मार्क कर लें, उसको उंगली को छेड़े ना, बस लॉक कर दें। और उसके बाद जनाब दूसरा बोला तो आपने घुमाया, दूर है, अगर वो कैमरे से उस बंदे से थोड़ा सा दूर है तो फिर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, अपनी तरफ हल्का सा लेके जाएंगे तो फोकस शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उंगली को नहीं छेड़ना दोनों चीजों को। क्यों कि पहले आपने वो फोकस लॉक किया हुआ है, जैसे मैं बोलूंगा फिर अपनी जगह पे आ जाएगा, तो ये डिफरेंशियल हो जाएगा। ये कैमरा मैन का आर्ट है। जी ये एक चीज का ध्यान रखना है कि कैमरा आपका जो फोकस वाली नॉर्मल है उसमें ऑटो की होती है, मैनुअल पे करता है। ऑटो पे रखोगे तो बताएगा दोबारा फिर उस पे आ जाएगा। नहीं, ऑटो पे तो अभी तक इनको लाए नहीं ना, ये मैनुअल ही है। ठीक हो गया, शॉर्ट्स हो गए सारा। और अब कन्वर्सेशन जो है प्रोड्यूसर और कैमरामैन की, निकल लेते हैं खाने के बाद, बस छोटा सा बस। ठीक ठीक। अच्छा कि शॉट खराब हो गया है, वो कैमरामैन पता नहीं बिजली के बिल के तरफ ध्यान चला गया उसका, तो वो कैमरा तो खड़ा है, वो भी लगी हुई है, तो वो टेंशन में है, तो वो कैमरा टिल्ट अप हो गया ऊपर, वो उसने शोर मचा दिया, ओए यार टिल्ट डाउन करो, हेडरूम। अच्छा, उधर से सिर्फ आवाज आएगी हेडरूम की। अब कैमरामैन ने समझना है कि यार हेडरूम ज्यादा हो गया, उसको टिल्ट डाउन किया, और इस तरह एकदम नहीं कर देना कि ओहो ये क्या हो गया, नो, आराम, वो हो गया, आराम से स्मूथनेस हो, और आपने उसको हेडरूम को कवर करना है जितना रिक्वायर्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है। या कैमरा लुक रूम, इधर जिधर वो देख रहा है तो कैमरा इधर चला गया है, उसका ना ये कान सा नहीं कट गए, ओ यार किधर चला गया, उधर पैन करो, लेफ्ट पैन करो, तो लेफ्ट पैन किया स्लोली, तो उसको कवर किया। टिल्ट अप कैमरामैन और प्रोड्यूसर के लिए, टिल्ट अप कि कैमरा अप करो, टिल्ट डाउन कैमरा डाउन करो, लेफ्ट पैन के कैमरा मूव करो लेफ्ट की तरफ, और झटका किसी जगह पे नहीं देना, स्मूथ, कैमरे को भी ना पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं, कमाल ये है, तो वो करना है। राइट पैन स्मूथ, राइट पैन, जूम इन। अच्छा, झटके दे के कभी कोई काम झटके दे के नहीं करना। मैं कहता हूं कि सांस भी बंद कर ले, जब जूम इन स्लोली करना है तो सांस भी बंद कर लें, लेकिन कभी कभी सांस भी लें कि लेकिन कैमरे को पता ना चले सांस भी ले रहा है, कैमरा जरक भी नहीं दे रहा, इतना स्मूथ जूम इन हो रहा है। टिल्ड अप, टिल्ड डाउन, लेफ्ट पैन, राइट पैन, ये एक दूसरे को देखने को जो स्पेस होती है कैमरे की कंपोजिशन में, उसको कहते हैं लुक रूम। लुक रूम बैक से ज्यादा होना चाहिए, जिधर बंदा देख रहा है उधर स्पेस ज्यादा छोड़नी है, तब जाके वो कंपोजिशन अच्छी होती है, वो लुक रूम होता है। तो राइट पे जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब राइट पे कहते हैं तो लेफ्ट साइड जाना, बिल्कुल सही कह ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों की। अच्छा मेरी बात सुनो, जब भी मेरी बात सुन ले, जब भी कैमरामैन और प्रोड्यूसर सुने, गौर से सुन ले, प्रोड्यूसर और कैमरामैन के लिए जब भी ऊपर से कमांड दी जाती है वो कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती है। कैमरा ना मेरा, मैं अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं इधर मुंह करके बैठा हूं, आप उधर हैं, तो मेरा लेफ्ट किधर तो आपका किधर, ये कैमरे का लेफ्ट राइट है जो भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेटा से सवाल है। सर ये हमारी स्क्रीन का क्या रेजोल्यूशन है और हमारे जो कैमरे रिकॉर्ड करते हैं इनका क्या वो है, साइज है या मेगापिक्सल वगैरह है? क्या कहते हैं सर हमारे कैमरास का क्या साइज है और हमारे स्क्रीन का क्या रेजोल्यूशन है? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। आप फोकस रखें भाई, हमारा फ्यूचर पीटीवी का जो है 1080i पर है, इसी पे फोकस रखे, सब चीजें इससे ट्यून करें, स्क्रीन भी इसी पे जानी चाहिए। अगर इससे बड़ी हो जाएगी तो कोई मसला नहीं, 4K पे चल जाए कोई मसला नहीं, लेकिन पीटीवी एचडी में कैमरे जो हैं वो 1080i स्टैंडर्ड है हमारा, ये स्टैंडर्ड उन्होंने तय किया हुआ है। और दूसरा फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली कैमरामैन के लिए
कि अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे सर जो ये पूछना 10 था 1080i है या 1080p, इसमें आई से क्या वो होती है मुराद? टीवी आई पर है, इंटरलेंथ और दूसरे प्रोग्रेसिव पे चले जाते हैं। DSLR को कभी निगलेक्ट नहीं करना। DSLR को बेशक खरीदना पड़े अपने शौक की खातिर या किसी से, उस पे जरूर अपनी कमांड रखें, क्योंकि आपका फ्यूचर उसी पे है सारा, ठीक है, और उसी पे काम है। अगर बाद में काम नहीं करना तो फिर तो ठीक है, नौकरी में करें, लेकिन कैमरा जो जो भी मार्केट में आया उस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, उसको पढ़ें, उसके कोई मुश्किल नहीं। जो चीज़ें पढ़ाई हैं, कैमरा इज कैमरा जो भी है। तो प्राइम लेंस जो होते हैं, प्राइम लेंस हर लेंस का, जिस तरह 14 का, 18 का, 35, 50, 85, 100, 200 इस तरह के लेंस होते हैं, वो लगा दें तो उसमें शार्पनेस, जितने भी ड्रामे बन रहे हैं सारे DSLR पे और प्राइम लेंस पे बन रहे हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी बहुत हो रही है। शैलो उनका डेप्थ ऑफ फील्ड है ऐसा खूबसूरत, जो भी करेक्टर बोल रहा होता है वो शार्प होता है, बाकी ब्लर होता है, और यही डिमांड है उनकी पार्ट चैनल्स की, और ये वो तो DSLR जो है ना वो बड़ा एक दफा ना वो इतना पे तो वाइट बैलेंस ही करते रहेंगे, इतने एक दफा कर किया बस खत्म। जो लाइट, जिस लाइट में आप एक सीन करना है या 50 सीन करने हैं, वाइट बैलेंस वही रहेगा, डजंट मैटर, को खराब नहीं होगा। बैटरी चेंज करते हैं ना, उसके बाद ब्रेक है जी, जी ब्रेक है जी, आफ्टर ब्रेक इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। अच्छा, अभी आज क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और लेक्चर था, हमने बिशार जाफरी साहब से खुसूसी टाइम लिया हुआ था, तो थोड़ा टाइम आगे चला गया ना, तो अभी आप लंच के लिए जाएं, खाना खाएं और उसके बाद नमाज पढ़ें और फौरन से 2:15 बजे इंशाल्लाह हम स्टूडियो में प्रैक्टिकल करेंगे और 3 बजे फिर अगला जो है वो लेक्चर होगा।